बात करेंगे जी सबसे पहले कराची की। कराची में आज शदीद बारिश की तवक्को है और कराची में इसके हवाले से इक़दामात भी किए गए हैं और इक़दामात में शामिल यह है कि स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। जो ऑफिसेज़ हैं, निजी ऑफिसेज़ और सरकारी ऑफिसेज़, उनका जो शेड्यूल है वो आधा कर दिया गया है। दोपहर में उनकी छुट्टी हो जाएगी। इसके अलावा कराची में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अब ये बारिश अचानक से इतनी तेज़ी वाली जो बारिश है, इतनी शदीद बारिश, इसकी तवक्को क्यों की जा रही है? ये ऐसा क्या मामला हुआ है? क्या ये क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है या फिर ये एक नॉर्मल नेचुरल सी बात है? सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं मेट ऑफिस से, उनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम जी। सरदार साहब, ये कराची में आज की जो प्रेडिक्शन है बारिश की, ये क्या फिनोमेना है? कोई बहुत ज़्यादा शदीद बारिश होने वाली है, ये क्यों है? और इससे पहले जब हमने देखा कि कराची में बारिशें हुई तो कुछ ऐसी थी कि जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ मुनासिब बारिशें थी और रेन एमरजेंसी नाफिज नहीं की गई थी। अब रेन एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, स्कूलों की भी छुट्टी हो गई है। तो ये कितनी शदीद बारिश होनी है कराची में? देखिए, पिछले 3-4 दिन से आपने नोट किया होगा बलूचिस्तान में बहुत शदीद स्पेल हुआ है बारिश का। बलूचिस्तान के तमाम ही अजला में तकरीबन अच्छी, यानी गुज़श्ता रात से भी, अब मैं सुबह डाटा देख रहा था तो 50 मिलीमीटर से ऊपर कल्लात में, और इसी तरह दूसरे डिस्ट्रिक्ट में खुशदार में 34-35, और गवादर और उसके साथ जो मलिका इलाका है जीवानी, वहाँ तो 250 से क्रॉस कर चुकी है फिगर। और वो वही असल में बहुत स्ट्रांग वेस्टर्ली सिस्टम है। बुनियादी तौर पे इस वक्त जो बारिशें होती हैं वो विंटर सीज़न की बारिशें ही शुमार होती हैं, मार्च की भी। तो वो वेस्टर्ली वेव से होती हैं जो वेस्ट से अप्रोच करती हैं, ईरान से, अफ़गानिस्तान से, या नीचे यूएई वगैरह से पाकिस्तान की तरफ। तो वो सिस्टम जो है बड़ा स्ट्रांग सिस्टम बलूचिस्तान पे तो परसिस्ट कर रहा है पिछले 3-4 दिन से। तो वही मूव करता हुआ अब सिंध की तरफ भी आएगा और बाकी पंजाब में भी फैलेगा। पंजाब में भी इक्का दुक्का जगहों पर किसी पर दरमियानी बारिश, लेकिन बेशतर जगहों पर लाइट रेन गुज़श्ता रात ही हो चुकी है, केपी में भी हो चुकी है। तो ये पूरे मुल्क पर फैलेगी यही वेव और स्वीप करती हुई अगले 2 दिनों में। जो कराची में बारिश होनी है आज, ये कितनी शदीद होगी? कराची में देखिए उतनी शदीद तो नहीं है कि जितनी गवादर वगैरह की तरफ हुई है, क्योंकि सिस्टम की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा जो, या उसकी वो जो विंड्स की कन्वर्जेंस होती है वो ज़्यादा बलूचिस्तान पे ही है, और उतनी शिद्दत की नहीं है कराची में। लेकिन फिर भी किसी किसी जगह पर, चंद एक जगहों पर कराची में तेज़ स्पेल हो सकता है। अभी कोई 2-3 घंटे बाद इम्कान है, क्योंकि इस वक्त जो बारिश बरसाने वाले बादल हैं, जो हैवी रेन है, वो कराची के वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, यानी सोमियानी और मारा के दरमियान इस वक्त मौजूद हैं रेन बैंड्स। तो वही मूव करते हुए आगे आएंगे वही बादल। तो होपफुली कि अगले 2 या 3 घंटों में कराची में शुरू हो सकती है। बहुत ज़्यादा अर्बन फ्लडिंग का क्या कोई खदशा है? उतनी कोई बड़े पैमाने पर तो नहीं है खदशा अर्बन फ्लडिंग का, लेकिन कुछ लो लाइंग एरियाज ऐसे होते हैं कराची में, हैं ऐसे कि जहाँ 30-40 मिलीमीटर बारिश अगर हो जाए आधे एक घंटे में तो फिर वाटर लॉगिंग शुरू हो जाती है वहाँ पर। तो कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ जो हॉट स्पॉट्स जिसे कहते हैं, उनमें पानी जमा हो सकता है, लेकिन उतनी मैसिव अर्बन फ्लडिंग का खदशा नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और कराची में जो बारिश हो रही है उसकी सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। तो कराची में रजब अली साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रजब। वालेकुम अस्सलाम। जी रजब साहब, बताइए कराची के शहरियों ने क्या इंतजामात किए हैं, क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं शहरी बारिश के हवाले से? देखिए, कराची के शहरी तो लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं बारिश से, लेकिन यहाँ अक्सर ये देखा जाता है कि जो अब्र रहमत होती है वो ज़हमत बन जाती है शहरियों के लिए। और यही तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने भी जो है वज़ीर आला सिंध ने कराची समेत सूबे भर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है। और जो है वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल भी जो है वो कायम कर दिया गया है। जबकि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जो है वो बल्दियाती तमाम इदारे, तमाम शोबों की जो छुट्टियाँ मनसूख कर दी हैं। जबकि ऑन ग्राउंड सबको रखा गया है। बताया जा रहा है कि तेज़ बारिशों का जो इम्कान जाहिर किया गया था, उसके बाद फौरी तौर पर तमाम नालों की सफाई तो मुमकिन नहीं थी, चूँकि मानसून में तो एक एक्सपेक्ट होता है कि जो है बारिश होगी। लेकिन जो है मार्च के महीने में इतनी बारिश, जो इससे पहले कभी प्रेडिक्शन ना हुई, ना इतनी बारिश हुई है। लिहाजा उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो ब्लॉकेज एरियाज हैं नालों के, उनको जो है साफ़ करने के दावे तो किए गए, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल जो है इससे ज़्यादा थोड़ा मुख्तलिफ दिखाई देती है। बेशतर इलाकों में, शहरों के बेशतर नालों की जो है वो सफाई उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए। जिस तरीके से बारिश की पेशगोई भी की जा रही थी कि शदीद बारिश, गरज चमक के साथ और तेज़ बारिश और मूसलाधार बारिश का जो इम्कान जाहिर किया गया था, जो ये ईरान की तरफ से जो आने वाला जो सिस्टम था बारिश बरसाने वाला, वो कराची के जो मेन जो नाले हैं वो कौन से हैं और उनकी सफाई कब कब होती है?
देखिए कराची में दो तो बड़ी नदियां हैं जिनमें एक मलिर नदी एक लियारी नदी है। जी उनके साथ जो एक बड़े नाले जो उनमें औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला, पिक्चर नाला, इस तरीके से दीगर चंद एक नाले हैं वो काफी बड़े। वैसे अगर बात की जाए तमाम नालों की तो वो तो जो है तकरीबन 125 से जायद नाले हैं शहर में, जिनमें हमने बड़े नालों का जो जिक्र किया उनमें जो सफाई के जो सफाई जो की जाती है खास तौर पर मानसून से कबल जो है वो ये मुकम्मल तौर पर उनकी सफाई की कोशिश की जाती है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम तर जो नाले हैं, छोटे बड़े नाले भी, छोटे नाले भी यही देखा जा रहा है कि वो भी कचरों से उमड़े हुए। अभी कुछ दिन पहले भी जो बारिश हुई थी उसमें देखा गया था कि जब बारिश जो काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और जो है वो मूसलाधार और कहीं पर तेज़ बारिश हुई थी तो उसमें शहर का यही हुआ था कि जो है ना सिर्फ जो है वो जो नशेबी इलाके हैं उन समय जो शहर भर में जो सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई थी और काफ़ी इलाके जो है वो ज़ेर आब आ गए थे, जो कई दिन तक जो है वो ज़ेर आब रहे थे। ताहम उसके बावजूद जो है हुकूमती सतह पर जो है बल्दियाती इदारों की छुट्टियां मंसूख किए जाने के साथ साथ जो मखसूस जो हॉट पॉइंट्स हैं वहाँ पर जो है पंप्स लगाए गए ताकि अगर शदीद बारिश की सूरत में जो है फौरी तौर पर निकासी आब मुमकिन हो सके। दूसरी जानिब जो है आज जिस तरीके से जो है उम्मीद जाहिर की गई थी, इम्कान जाहिर किया गया था तेज़ बारिश का दोपहर के बाद, तो सुबह तो ये देखा जा रहा था कि चिलचिलाती धूप थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो है बादलों की आमद भी शुरू हो गई है। हुकूमती सतह पर जो है वो तमाम जो शाम के जो तालीमी इदारों समेत जो निजी दफातर है उनको बंद रखने का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। लिहाजा सुबह के औकात में खुलने वाले स्कूल और तालीमी इदारे तो इस वक्त चल रहे हैं, जबकि जामे कराची में शाम में होने वाले जो इम्तिहानात थे उन्हें भी मुलतवी बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। रजब अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और कराची में जो इंतजाम किए गए हैं उनकी तफसील से हमें आगाह कर रहे थे। कराची वालों दुआ करो कि बारिश तुम्हारे लिए अब्र रहमत रहे, अब्र ज़हमत ना बन जाए। अब ज़रा रुख करते हैं चीन का, और चीन का रुख कुछ हम इस तरह करेंगे कि शिफा यूसुफजई ने कुछ दिन पहले चीन का एक विज़िट किया था। उस विज़िट में वो कहाँ कहाँ गई ये हम आपको वैसे तो रोज़ाना की बुनियाद पर बताते रहेंगे। आज ज़रा आगाज़ करते हैं उस चीन के सफ़रनामे का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने बोर्डिंग पासेस अपने ले लिए। यही है कि मेरी फ़्लाइट है चाइना की और लैंड मैं करूँगी बीजिंग में इंशाल्लाह। So I'll see you when I get out of the airplane in Beijing, China. सो यहाँ पर ये पासपोर्ट स्कैन करते हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। पासपोर्ट स्कैन करके आपको ये एक कूपन इशू करेगा और आपने यहाँ पर अपने फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो रखवाने हैं। दिस इज आवर होटल, इनर मंगोलिया होटल, एंड दिस इज अ रोबोट हियर इन आवर होटल और ये यहाँ पर कुछ डिलीवर करने आया है। सो सामने यहाँ पर इसका कैरियर है, यानी कि कंटेनर है, ये खुल जाएगा और ये यहाँ पे रूम सर्विस डिलीवर करने आया है, यानी कि समथिंग फ्रॉम द रेस्टोरेंट। अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज आवर होटल। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है ये हमारा होटल है और हम यहाँ पर हैं बीजिंग में और बड़ा अच्छा सुबह सुबह मौसम है यहाँ पे। लाहौर की हम बात करें तो हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बुरी है, एक्चुअली वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। और एक ज़माना था कि जब यहाँ पर भी बीजिंग में भी किसी किस्म की बहुत ख़राब आबो हवा थी, लेकिन अब हुआ ये है कि इन्होंने सख्ती से ऐसे मेजर्स लिए हैं कि जिसके बाद इनकी ये एयर क्वालिटी जो है वो बेहतर हुई है। यहाँ पर भी स्मॉग का बहुत मसला था और स्मॉग का मसला से मुराद ये है कि यहाँ पर भी शदीद स्मॉग हुआ करती थी एक वक्त में। इन्होंने भी फार्मर्स क्रॉप बर्निंग वगैरह जो है उस पर पाबंदी लगाई, कोल के यूजेज पर इन्होंने शदीद सख्ती से पाबंदी लगाई और इसी तरह के कुछ और मेजर्स भी इन्होंने लिए, जिसके बाद फिर यहाँ की जो एयर क्वालिटी है ये बेटर हुई। बिल्कुल हमारे होटल के करीब ही ये कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना है, जो कि मैस कम्युनिकेशन, मीडिया, न्यू मीडिया और इस किस्म की सारी डिग्रीज और स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट्स को कराते हैं। और इस यूनिवर्सिटी का जो पर्पज़ है वो है ही ये कि ये मैस कॉम में, मीडिया में, जर्नलिज्म, सोशल मीडिया, हर किस्म की फील्ड जो है मीडिया के हवाले से जो आप सोच सकते हैं वो सब यहाँ पर पढ़ाई जाती है। ये आप देखें यूनिवर्सिटी के अंदर ये पॉन्ड
सॉर्ट ऑफ चीज़ बनी हुई है, लेक सी बनी हुई है। और ये अब हम ऊंचे नीचे रास्तों पे चढ़कर जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। दिस इज़ आवर मेन बोर्ड रूम जहाँ पर हमारी मीटिंग है। और राइट साइड पे चाइनीज़ जो प्रोफेसर्स हैं और यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स हैं वो बैठे हैं, और लेफ़्ट साइड पे पाकिस्तान का डेलीगेशन है जो कि मेरे साथ यहाँ पर आया है। मेरे साथ रिजवान अब्बासी साहब मौजूद हैं और चाइना में मुकीम है पिछले कुछ सालों से। और चाइना मीडिया ग्रुप, जिस तरह से पाकिस्तान में मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं, यहाँ पर भी इसी तरह का एक सिस्टम और एक इदारा है, चाइना मीडिया ग्रुप CMG, और उसमें ये उर्दू सर्विस के साथ मुंसलिक हैं और फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर अपनी फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू रिजवान साहब फॉर योर टाइम। ये बताएं कब से आप चाइना में हैं? ये मुस्तफ़ा तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। अच्छा, क्या चीज़ें आपको तब्दील होती नजर आई अपनी ज़िंदगी में जब आप पाकिस्तान से यहाँ आए? ये जो चाइना का मेरा सफ़र है ये इस हवाले से इम्पोर्टेंट रहा कि चाइना की कहानी हमें बड़ा फैसिनेट करती थी बचपन से। बचपन में लोग सुनते थे ना, चलते हो तो चीन को चलिए। सो चीन आने का मकसद ये था कि ये जो नेशन है, जैसे पहले भी बात हो रही थी, ये जो नेशन है इसमें कोई 70-75 साल हुए आज़ादी हासिल की। हमारे साथ भी प्रोग्राम से बात करती हैं, लेकिन ये लोग आज दूसरी बड़ी माशी ताकत बन चुके हैं दुनिया की। हम शी जिनपिंग इनके सदर हैं, वो ये कहते हैं कि आपका जो ज़राअत का जो आपका खाने का प्याला है वो आपके हाथों में मजबूती से आपने पकड़ा हो, और उसके अंदर जो अनाज है ना वो आपके अपने मुल्क का होना चाहिए। 5 जो बड़ी नेशंस थी दुनिया की, उन्होंने मिल के एक स्पेस स्टेशन बनाया 1980s में, और चीन ने तकरीबन 20 साल में अकेले खड़ा किया। बिल्कुल। पर्सनल लेवल पर पाकिस्तानी को चीनी ने कैसे यहाँ पर ट्रीट किया? एक दफ़ा ये हुआ कि मुझे एक बुके चाहिए था जी, और बीजिंग का एक वो मार्केट थी, और ये मार्केट यहाँ पे तकरीबन 5 बजे बंद हो गई। अच्छा, अब हुआ ये कि वहाँ पे एक खड़े थे सिक्योरिटी गार्ड साहब, वो चाइनीज थे, तो कहते हैं नहीं जी नहीं जा सकते, बंद हो गया। अच्छा, तो मेरे साथ दोस्त थे, उन्होंने चाइनीज में कहा ये पाथिया है जी, ये पाकिस्तान से है। तो वो पाथिया कहना था, वो जो स्माइल में उस बंदे की अभी तक नहीं भूलता, जो उसने स्माइल की थी। सो जो रिलेशन है पाकिस्तान चीन का, पीपल टू पीपल, वो हमेशा हमारे, ये वो कार्ड है जनाब जो आप ये लेके ना, ये ईस्ट में बीजिंग से, शंघाई से, वेस्ट में आपको नीचे तक चले जाए। ओह माय गॉड, वो आपके पास कुछ भी नहीं होगा आपकी जेब में, तो आपको वेलकम करेंगे, आपकी मेहमान नवाजी करेंगे, और जितना आप मदद चाहते हैं। क्या बात है, बहुत जबरदस्त एग्जांपल आपने दी कि उसने दरवाजा खोल दिया भाई, जो गार्ड वहाँ पर खड़ा था। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। सो मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग एंड एंकरिंग स्कूल, ये मुझे देखकर बड़ा फैसिनेट किया। और मैंने पाकिस्तान में मेरी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बताती चलूँ कि मेरी जो मास्टर की डिग्री है वो मल्टीमीडिया जर्नलिज्म में है, और वो उस जगह से है जहाँ पे सहाफ़त की शायद बुनियाद रखी गई थी बरतानिया से। लेकिन बरतानिया में भी बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के मैंने कोर्सेज़ देखे जब मैं एडमिशन लेना चाह रही थी, बहुत सारी जगह मैंने छानी, लेकिन मुझे कोई ऐसी डिग्री नहीं मिली जो इस हद तक स्पेशलाइज्ड हो जितनी कि यहाँ पर ये लोग स्पेशलाइज कराते हैं। कम्युनिकेशंस यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना में ब्रॉडकास्टिंग एंड एंकरिंग स्कूल है, यानी कि उस न्यूज़ जो डिग्री है या जर्नलिज्म की डिग्री है उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया इन्होंने उन लोगों के लिए जो खालिसतन ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड हैं, और उसमें भी फिर जाहिर है एंकरिंग का भी एक बड़ा किरदार है। बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस ही तभी होता है एंकरिंग का जब वो पहली मरतबा आके उस हॉट सीट पर बैठते हैं। मैं यहाँ पर एक चाइनीज़ हमारी सहेली के साथ मौजूद हूँ, और तबस्सुम इनका नाम है। अब आप सोच रहे होंगे तबस्सुम नाम कैसे है, तो ये सारी कहानी इन्हीं के तबस्सुम ही की ज़बानी आपको सुनवाते हैं। तबस्सुम भी CMG यानी कि चाइना मीडिया ग्रुप की का जो उर्दू सर्विस है उसी का हिस्सा है, और उसी के लिए अपने फ़राइज़ सरअंजाम देती हैं। अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम। अस्सलामुअलैकुम, आपको खुशामदीद जिंगाने के लिए। समझ आप गए होंगे, तबस्सुम ज़ाहिर है उर्दू सर्विस में काम करती हैं, तो उर्दू तो इनको आती है। तबस्सुम, आपका जो चाइनीज़ नाम है वो क्या है? मेरा चाइनीज़ नाम तू जानिंग है, और मेरा जो पाकिस्तानी नाम है मेरी पाकिस्तानी उस्ताद ने दिया है। अच्छा, तबस्सुम उन्होंने कहा है। Do you know the meaning of तबस्सुम? यस, मैं मुस्कुराहट। क्या बात है, जबरदस्त। उर्दू आपने कैसे सीखी, और क्या दोस्तों वगैरह के साथ बोल बोल के सीखी, क्योंकि आपकी उर्दू बड़ी साफ है? मेरे जो वालिद ने मुझे बताया है कि पाकिस्तान जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, जिनका बहुत बेहतरीन दोस्त है, और उर्दू ज़बान है पाकिस्तान की कौमी ज़बान, इसीलिए तुम्हें उर्दू ज़बान सीखना है। फिर मैं सोचती हूँ कि ठीक है, इसीलिए मैंने उर्दू ज़बान सेलेक्ट किया है, और पीकिंग यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के बाद
ज़्यादा सालों के लिए उर्दू ज़बान सीखी है और फिर भी जो CNG की उर्दू सर्विस में मुलाजिमत करती हूँ और साथ साथ उर्दू ज़बान भी सीखती रहती हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। आपको लिखनी भी आती है? जी। अच्छा, लिखनी भी आती है। अच्छा, पाकिस्तान का कभी कोई लगा आपका मौका मिला कि पाकिस्तान आए? पाकिस्तान गई कभी? जी। अच्छा, गई हैं? कई मुर्तबा बड़ी मुर्तबा जब मैं यूनिवर्सिटी में थी और अपने उस्ताद और हम जमातों के साथ साथ पाकिस्तान के दावा हुकूमत इस्लामाबाद और साथ लाहौर साथ साथ कराची का दौरा किया था। और खाने वाले वहाँ के खाए? वो मुझे बहुत पसंद है। हम न सिर्फ पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का खाना एंजॉय करते हैं, बल्कि आप जानते हैं कि बेजिंग, शंघाई और ग्वांगझू जैसे चाइना के बड़े बड़े शहरों में बहुत से जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। So this is their traditional Peking duck with all its condiments, cucumber, sauce, pancake है ये, पतले पतले छोटे छोटे pancakes से होते हैं, and these are the sauces. पेकिंग डक यहाँ पे जो है वो स्लाइस कर रहे हैं ये, और ये बहुत ख़ास मेहमानों के लिए सर्व किया जाता है बिकॉज दिस डिश इज़ वेरी जिसको कहते हैं बड़ी सिग्निफिकेंट है इनकी हॉस्पिटैलिटी में। और इस डक के बड़े ही स्पेशल पीसेस और स्पेशल स्लाइसेस ये कट करके सर्व करते हैं। सो वी हैव टू ईट विद दीज चॉपस्टिक्स, जो कि पाकिस्तान में भी बड़ी लोग शौक से मंगवाते हैं। बच्चों को बड़ा शौक होता है चॉपस्टिक से खाने का। वी हैव 2 सेट्स ऑफ चॉपस्टिक्स हियर, रेड वन एंड ब्लैक वन। सो रेड वन बेसिकली इसलिए है कि आप रेड वन को यूज़ करते हैं सर्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने रेड वन से सैलेड उठाया, अपने पास डाला, और फिर आप खाते हैं ब्लैक वाली से। So I have entered into the silk market. Silk market यहाँ की बहुत पुरानी और बड़ी मशहूर मार्केट है। जितनी ये मशहूर है उतनी ही ये एक्सपेंसिव है, और शदीद वाली एक्सपेंसिव है। ये एक्चुअली मजाक नहीं है, अच्छी खासी एक्सपेंसिव है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर बार्गेनिंग का बड़ा स्कोप है, क्योंकि आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन कई मुझे लगता है कि नहीं भी कर सकते। कुछ तो बिल्कुल नहीं सुनते आपकी बात, और कुछ जो है वो बड़े डेस्परेट होते हैं बेचने के लिए अपना सामान। तो हो सकता है कि यहाँ पर बार्गेन हो सके। मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए उनके फैशन के हिसाब से जैकेट्स हैं, कोट्स हैं। ये देखें आप मेरे पीछे। This is my day 2 in Beijing, and where are we going today? So we are going to a very special place. हम जा रहे हैं Great Wall of China. I am very excited. आज बहुत अर्ली उठे हैं, बहुत। It is a very early start. और जब आप कहीं ट्रिप पर आए होते हैं, कहीं आप घूमने फिरने आए होते हैं, मतलब ज़्यादातर आपका मूड नहीं बन रहा होता कि आप सुबह जल्दी उठें। आप आराम से उठना चाहते हैं, नाश्ता करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ हम ठहरे में हैं वहाँ से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का ज़ाहिर डिस्टेंस भी है, बीजिंग की ट्रैफिक भी है। बीजिंग इज़ वेरी स्प्रेड आउट। तो जो भी कहीं जाने का प्लान करें, वो ड्यूरेशन जो जर्नी का है वो ज़रूर देखें, वो टाइमिंग ज़रूर नोट करें कि कितने डिस्टेंस के बाद आप उस जगह पर पहुँच जाएंगे और कितना जो आपको है वो वक्त लगेगा। उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिएगा दिनों की। और बीजिंग की ट्रैफिक इज़ वन ऑफ द, जिसको कहते हैं मशहूर है दुनिया में बीजिंग अपनी ट्रैफिक के मसाइल के लिए। और ट्रैफिक बेसिकली जैम नहीं होती, लेकिन इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में ही इतना टाइम लग जाता है कि आपको लगता है कि भाई बहुत ट्रैफिक जैम में आप फंसे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ट्रैफिक चलती रहती है आहिस्ता आहिस्ता, बट देयर आर अ लॉट ऑफ कार्स, अ लॉट ऑफ पीपल। ज़ाहिर है चाइना की आबादी वी ऑल नो। तो इस हिसाब से अपनी जर्नी प्लान करें। हमें इसीलिए अर्ली उठना पड़ा। हम पहुंच गए हैं बीजिंग के ओलंपिक पार्क में। जब भी गेम्स होती हैं वो यहाँ से इस टावर से कवर करते हैं, और ये आपको नज़र आ रहा है। अभी हम अंदर जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम। बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम।
So I am in the Winter Olympics Park, बीजिंग में, और यहाँ पर बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम है इनका, जो कि मेरे पीछे ये आपको नज़र आया है, बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम। और बर्ड्स नेस्ट इसका नाम क्यों है, उसकी वजह है एक, और वजह ये है कि बीजिंग का पुराना नाम हुआ करता था येंजिंग, और येंजिंग का मतलब है बर्ड्स नेस्ट, तो इसलिए बीजिंग का जो ये विंटर ओलंपिक्स पार्क में बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम है, इसलिए इसका नाम बर्ड्स नेस्ट है, यानी कि बीजिंग के पुरानी नाम पर बेस करता है। Welcome to Tencent headquarters in Beijing. I'm Lanko. Next, please follow my step and I will show you around to give you a thorough introduction about this building. टेंसेंट के हेडक्वार्टर में हम मौजूद हैं, और टेंसेंट वो कंपनी है जिसकी गेम है PUBG। और मैं आपको क्विकली एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि इनका बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक किस्म का सेटअप है यहाँ पर। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफिस बिल्डिंग्स इन एशिया, और ये लोग लाइट्स और एनर्जी कंजर्वेशन पे इस तरह से काम करते हैं कि इनके हेडक्वार्टर में इस किस्म की बहुत सारी जगहें हैं। Yes. And so far we you want to So I'm in this really cool cafe, Tencent के बेसमेंट में ये कैफ़े है, और we have seen some amazing projects and some amazing products by Tencent। और Tencent of course आप लोगों में से जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूँ कि ये वो कंपनी है जिसका एक प्रोडक्ट है बहुत फेमस, WeChat, और बाकी भी इनके बहुत प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि PUBG। लेकिन इस कैफ़े में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, इट इज़ रियली क्यूट, इट इज़ रियली नाइस। यहाँ पर इनकी मर्चेंडाइज मौजूद है, यहाँ पर इनका एक ख़ास स्पेसिफिक जो है पेंगुइन है इधर, एंड द पेंगुइन इज़ रियली क्यूट। ये पेंगुइन इनका बेसिकली सिंबल है, और इस वजह से ये यहाँ पर बहुत सारे टॉयज वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, कप्स एंड कॉफ़ी की। आई मेक यू नाउ मीट द मैनेजर ऑफ दिस कैफे। यू आर गोइंग टू बी रियली अमेज्ड, यू आर गोइंग टू बी रियली एक्साइटेड। This is a very छोटा सा नन्ना मुन्ना सा मैनेजर है। This is the manager of this cafe. Aima is the name, and he is wearing his his employment card as well here. And this is Aima. This is a huge cat, and I don't know if this is really healthy. I don't know how. I wonder how does he walk, but this is cute. So this is a manager that keeps customers happy. So we are in a village, Chinese modern village, और इसका नाम है Taolingjian। और आपने ये मैंने जिस सुर से प्रोनाउंस किया है इसका नाम, उसी सुर से इसको बोलना है, क्योंकि ये लोग भी उसी सुर से बोलते हैं। मैंने 4-5 दफ़ा उनसे पूछा कि इस विलेज का नाम क्या है, उन्होंने मुझे इसी तरह बताया ताओलिंगजुन। तो ये ताओलिंगजुन विलेज जो है, इसमें मैं मौजूद हूँ और आपको इधर एक घर में लेके जाऊँगी। बेसिकली ये जो मिंग डायनास्टी है उसके गार्ड्स का विलेज है, और यहाँ पर जितने लोग रहते हैं वो सारे मिंग डायनास्टी के जो टूम्स हैं अब यहाँ पर उनको गार्ड करते हैं। ये उनका एक विलेज है, यहाँ पर ये सारे गार्ड्स रिहाइश पजीर हैं। और एक घर में आपको लेकर जाऊंगी, वहाँ पे आपकी मुलाकात तो पता नहीं मैं करा पाऊँ या नहीं, लेकिन वो घर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ बेसिकली कि यहाँ पर जो इनके गांव है, देहात वगैरह हैं, जिनको हमारे यहाँ भी देहात कहा जाता है, वो विलेज में इनका घर कैसा है। चाइना के मॉडल विलेज में मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर जिसकी तस्वीर आपने को मैंने दिखाई है, इनकी अभी रिसेंटली 1 महीना पहले शादी हुई है। इनके हम घर में आए हैं और नया बड़ा सजा धजा सा घर है। इधर भी इनकी शादी की कुछ फ़ोटोज़ पड़ी हैं, और हम यहाँ पर आए इसलिए कि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि हमारे यहाँ जो विलेज का तस्वुर है और इनके यहाँ जो विलेज की कंस्ट्रक्शन का तस्वुर है यकसर मुख्तलिफ है। ये इनका घर है, बड़ा छोटा सा, बड़ा प्यारा सा, और न्यूली वेड्स जो हैं उनका घर है ये। We are going to Great Wall of China, and instead of me telling you about the Great Wall of China, let's hear it from the horse's mouth. इनके अपने लोगों से सुनते हैं कि Great Wall of China कब बनी, कितनी पुरानी है और उसका मेन पर्पस क्या था। Hi, good morning. Good morning. So you're our guide to the Great Wall of China. Yes, I'm David. Hi David. So I would just like you to tell my viewers that what's the history and what was the purpose behind this Great Wall of China? You mean the Great Wall, right? Yeah. Okay. The Great Wall was firstly built in 7th century BC in China. 7th century. Yeah, 7th century BC to
kingdoms to defend each other to protect their own kingdom. And in 221 BC, the first united China is Qin dynasty. Emperor Qin Shi Huang, the first emperor of China, united the whole China and linked all the kingdom Great Wall together. Oh, okay. Yes, started from northwest China, like Xinjiang or Gansu province, and to the very east, the border with DPRK, North Korea, lasted over 4,000 miles. So behind me you can see a ticket booth और हम पहुंच गए हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पार्किंग लॉट में। और यहाँ पर टूरिस्ट्स के लिए मैं बता दूँ कि 35 युआन का एक बंदे का टिकट है। सो 35 युआन, 35 युआन एंड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आप जा सकते हैं, यहाँ से आप लेंगे टिकट। पहाड़ों के दरमियान और जाहिर है पहाड़ के ऊपर भी ये वॉल बनी हुई है सारी, और हाइक है, अच्छी खासी हाइक है कहा जाता है हमें। अब हम देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि कितनी हाइक है और क्या इस्लामाबाद वाले कोप अप कर सकते हैं हाइक से, बिकॉज हम इस्लामाबाद में भी बड़ी हाइकिंग ट्रेल्स हैं। लेकिन लेट्स सी इफ वी कैन डू दिस। सो यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नीचे ये सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं लोगों के लिए, यहाँ पर बेंचेस बने हैं बहुत सारे, ये बैठ सकते हैं। और ये एक मुझे सुवेनियर नज़र आया जो कि ये खुद बना रही हैं। व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? ठीक है, ओके ओके। सो ये खुद बना रही हैं इससे। ओह अच्छा खासा ये हैवी है, ये हैवी, दिस इज़ वेरी हैवी। तो ये मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रही है ऊपर तक, दैट इज़ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और 4000 मील इसकी लंबाई है। और ये किन किन मुल्कों में जाती है ये आप खुद देख सकते हैं, लेकिन 4000 मील तक इन्होंने ये बनाई है। और बेसिकली मिंग डायनेस्टी में ये वॉल बनाई गई थी ताकि ये लोग अपना डिफेंस कर सकें और मंगोलों से जो हमले हो रहे थे इनकी तरफ, उससे बचने के लिए ये वॉल जो थी एज अ डिफेंस यहाँ पर बनाई गई थी। ये चेयरमैन माओ की जो है सेइंग है, उनका कोट है, उनका कोट इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। बेसिकली लाहौर की तरह, जिस तरह हम कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमिया ही नहीं, उस तरह इनका ये कॉल है। लेकिन हमारा ये कॉल किसने बनाया है, किसने दरियाफ्त किया है, वो बंदा आज तक अननोन है, उसको हम ढूंढ रहे हैं। किसी को मिल जाए तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। लेकिन ये जो सेइंग है ये चेयरमैन माओ की है कि जो ग्रेट वॉल तक नहीं आया तो वो असल बंदा ही नहीं है। सो समबडी हु हैजंट कम टू द ग्रेट वॉल इज़ नॉट द रियल मैन। ओके, सो दीज आर द स्टेयर्स। ये सीढ़ियाँ हैं और अब हमारा पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। एंड देयर we see a warning sign for all those people with heart conditions. If you have heart or brain disease, please climb the Great Wall according to your capability. Wow, look at the steps. Wow, quite a steep walk. Fighting. Public disturbance. Superstition. Just look at these steps. Activities. So it is very steep. आप थोड़ा सा अगर नीचे देखें तो आपको एहसास होगा how steep it is. It is very steep. People are holding sticks and everybody is exhausted. But we'll try to go up as much as we can. और इसकी हिस्ट्री, अच्छा इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। और वैसे तो ये कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हज़ारों साल पुराना है, यानी हज़ारों या हज़ार साल पुराना है ये कॉन्सेप्ट। लेकिन इसकी जो ये मॉडर्न रेनोवेशन हुई है, डर लगता है कभी कभी गिर ना जाए, चक्कर भी आ जाते हैं, टेंशन भी हो रही है। सो जो इसका मॉडर्न वर्जन है जो अभी हमें नज़र आता है, इट इज़ ओवर 400 to 500 years old. Can you imagine? और
सबसे इंटरेस्टिंग और मुश्किल चीज़ ये है कि हमारे लिए इस पर चढ़ना इतना मुश्किल है। आप इमेजिन करें वो लेबर जिसने ये बनाया है उस वक्त, उस दौर में, विदाउट एनी, जिसको कहते हैं ना मैकेनिकल असिस्टेंस, विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उनके लिए कितना मुश्किल है। एक एक पत्थर अगर आप ये देखें इसकी दीवार में, इट इज़ क्वाइट हैवी। ये देखें, ये इतना बड़ा ये पत्थर है। और एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ, पहले जो बहुत पुरानी है, प्री रेनोवेशन या प्री मॉडर्नाइजेशन जो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना थी, वो क्ले और रेत से बनी हुई थी और ये इस किस्म के पत्थर वगैरह थे। बाद में इसमें सीमेंट ऐड हुआ और बाकी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं वो भी ऐड हुए ताकि इसकी मज़ीद पुख्तगी की जा सके और इसको मज़ीद मजबूत किया जा सके। दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे, विकीपीडिया वगैरह पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बड़ी थ्योरीज मिलती हैं, लेकिन आपको इसके बारे में या इस मेगा स्ट्रक्चर के बारे में असल में वही लोग बता सकते हैं इसकी हकीकत जो यहाँ के रहने वाले हैं, बेसिकली चाइनीज़। We have reached fortress number 8 and this is fortress number 8। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक फोर्ट्रेस बना हुआ है छोटा सा, और इसी तरह fortress number 7 था, फिर fortress number 8 है, और ज़ाहिर है इस तरह और बहुत से होंगे, और ये आगे तक जाता है मंगोलिया तक। It is 5000 miles as I've told you earlier। लेकिन टांगे रह जाती हैं क्योंकि अच्छी खासी सीढ़ियाँ, शदीद सीढ़ियाँ, और अभी वापसी पे मैं आपको दिखाती हूँ, आपको ऊपर से अंदाज़ा होगा कि कितना ये स्टीप है। लेकिन इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मतलब जो यहाँ नहीं आया, वाकई चेयरमैन माओ ने सही कहा है, जेड़ा इतने नहीं आया वो जमिया ही नहीं। तो हम जम गए आज, और बस अब यहाँ तक मैं बैठूंगी, इससे ऊपर मैं नहीं जा रही। आई सिट हियर, आई enjoy the views, take some photos, and then we'll head back. So let's head back. We just came back on the ground floor, जो कि इन पहाड़ों के अकब में वाक़ है, जिसको हम कहते हैं दामन, नॉट अकब, दामन में। लेकिन वो आपको पहाड़ी इलाका सारा नज़र आ रहा है, पहाड़ी सिलसिला इनका, वो ऊपर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। लेकिन नाज़रीन, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि वाकई मतलब दिस प्लेस डिज़र्व्ड टू बी वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये वाकई दुनिया का एक अजूबा है। मैन मेड है, ज़ाहिर है मेहनत बहुत लगी है, लेबर ने बड़ी मेहनत की होगी, लेकिन दिस ट्रूली इज़ अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और जिसको हम कहते हैं कि क्यों इसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है, क्योंकि वाकई दिस इज़ ट्रूली a great experience. Great Wall of China is indeed great. वेलकम बैक। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स, और अब आपकी मुलाकात मैं जिस शख्सियत से करवाऊंगा उससे जब मेरी मुलाकात पहली मरतबा हुई थी, वर्चुअली हुई थी, लेकिन शर्म आ गई थी मुझे उस शख्स से मिलकर। और आज जब आप लोग उससे मिलेंगे तो आप में से भी बहुत सारे लोग शर्म से सर झुका लेंगे और सोचेंगे कि ये शख्स कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है, क्या क्या कर रहा है दुनिया में, और हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ये है जी मूसा तनवीर साहब। और मूसा तनवीर जो है वो व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, और इनके हैं 12.5 मिलियन फॉलोअर। 12.5 मिलियन कितने होते हैं? 12.5 मिलियन फॉलोअर, बहुत सारे होते हैं, ये जाके चेक कर लेना। और इनके साथ इनके वालिद साहब हैं जी तनवीर रियाज साहब, जो कि इनकी सारी वीडियोस को बनाते भी हैं और सारी कोऑर्डिनेशन करते हैं। इन दोनों से मुलाकात करते हैं और कुछ शर्म लेने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी पहले मुलाकात हुई थी जब मैं किसी और चैनल पे था, और वहाँ पर हमने वर्चुअली कनेक्शन आप लोगों से जोड़कर बात की थी। भाई ज़रा हमें थोड़ा सा इंस्पायर करने की कोशिश करें, कुछ हमें ज़रा शर्म दिलाने की कोशिश करें, अपनी स्टोरी सुनाएं कि ये क्या स्टोरी है, कैसे शुरू हुआ आपका ये डिजिटल मीडिया का सफ़र और फिर आप यहाँ तक पहुँच गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
थैंक यू सो मच टू एक न्यूज़ के उन्होंने अपने मॉर्निंग शो में हमें बुलाया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और ये स्टार्ट यहाँ से हुआ कि हम बहुत पहले कोई 4 साल पहले मैं और मेरी बड़ी बहन हम लोग वीडियोस बनाया करते थे आपस में, ठीक है। हाँ। और अपलोड किया करते थे। हाँ, कुछ रिस्पॉन्स मिलता नहीं था, लेकिन अपनी खुशी के लिए, क्योंकि दूसरों को देख के हमारा भी दिल करता था कि हम भी ऐसे बनाएं। हाँ। करते थे। हाँ। तो उसके बाद एक दिन ना ऐसी ना आपी ने कहा आ जाओ वीडियो बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप इस बार आपने मेरे साथ स्कैम नहीं करना, धोखा नहीं करना, इस बार मेरी भी बनानी है। तो कहती ठीक है बनाती थी आपको साथ मेरी भी, मुझे हमेशा कहती थी कि मैं आपकी बनाऊंगी, लेकिन बनाती नहीं थी। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने खुद की बनाई। मैंने कहा चलो मेरी बारी, कहती नहीं बनानी। हाँ। मेरे तो भाई आंसू ना रुके। मेरे पापा को गया, मैं पापा ने कहा पापा यार मैं कल न्यू ईयर था, मेरे पापा से कहा पापा मेरी वीडियो बनाए। तो हम लोग चले गए न्यू ईयर फंक्शन पे, वहाँ पे जाके पापा ने वीडियोस बनाई और फिर इतना सपोर्ट मिला। फिर हम लोग यूट्यूब पे आए, हमें इतना सपोर्ट मिला यूट्यूब की तरफ से, आप लोगों की तरफ से जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। वो पहली वीडियो कौन सी थी जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में वायरल हो गई? बहुत वीडियोस बनाई और एक मैं आपको बताता हूँ, एक जो हमारी वीडियो थी जिसके अंदर ना आई थिंक सो मेरा बर्थडे होता है, तो मैं अपने लिए ना गाड़ी लेता हूँ। हाँ। ठीक है, मैं अपने लिए गाड़ी ले लेता हूँ, वाह मैं ये लूँगा। लेकिन ना फिर जमजम पापा से कहती है पापा मैं भी गुड़िया ले लूँ, तो पापा उसे मना कर देते हैं। तो फिर मैं अपना खिलौना रख के उसे वो गुड़िया ले देता हूँ। हाँ। तो वो खुश हो जाती है। वहाँ से सपोर्ट मिला और वहाँ से हम आगे बढ़ गए और आज यहाँ पे। बेहतरीन, ज़बरदस्त। देखिए कोई एक चीज़ है जो कि क्लिक कर जाती है और लोगों को पसंद आती है, मैसेज पॉजिटिव था उसके अंदर। बिल्कुल। तनवीर साहब, ये आपने क्या गुल खिलाया है? जी ये बहुत प्यारा गुल है जी, और ऐसा गुल खिला कि उसकी खुशबू फैल गई सारी दुनिया में। जी जी बिल्कुल, सारी दुनिया में फैल गई। लेकिन यूजुअली ये होता है कि पेरेंट्स कह रहे होते हैं नहीं पढ़ लो, काम जो है वो आएगा, पढ़ना, और ज़ाहिर है पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, जी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये कि वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसमें वालिदैन इतना ज़्यादा इनकरेज कर नहीं रहे होते। एक्चुअली मेरा बहुत पहले से एक शौक़ था, तो वो मेरे से तो पूरा नहीं हो सका। हाँ। तो वो जब मुझे इसने कैमरा पकड़ाया ना, तो वो माजी में फ्लैशबैक में चला गया। हाँ। तो वो फिर मैंने वो वीडियो डायरेक्ट की, उसको लिखा, और वो वीडियो ऑलमोस्ट अराउंड कोई 4 मिलियंस के पास है। तो फिर वही सिलसिला चला। हाँ। और आज तक मैं इसी का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बिल्कुल यही करता रहा हूँ, और ये एक मेरा पैशन बन गया। जबरदस्त। और हर जगह पे जाते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, और हमेशा मेरी कोशिश होती है एक पॉजिटिव रिस्पांस दूं लोगों के लिए। कुछ अगर खुद मुंह से ना बोल सकूं तो एक्ट के जरिए इसका वो मैसेज जो है ना वो पब्लिक तक चला जाए। तो मैंने बहुत सारे यहाँ पे देखे हैं मांगने वाले, अब उनके ऊपर मैं एक स्टोरी मैंने लिखी है। अच्छा। तो मैंने पिक्चराइज कर लिया, अब देखें उसको एडिटिंग प्रोसीजर पे वो, तो 1-2 दिन में उसको मैं रिलीज करूंगा। ओके। और एक अच्छा मैसेज। तो जनरली मैसेजेस क्या होते हैं, किस तरह के मैसेजेस होते हैं वीडियोस में? मोटिवेशनल स्टोरीज होती है कि जैसे अगर बच्चे कोई गलती कर रहे हैं तो हमारा काम है कि उन्हें हम अपनी वीडियो के ज़रिए से हम उन्हें बताएं कि इस तरह नहीं करना चाहिए। देखो जैसे एक स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई गरीब कह रहा है कि लाइक इस तरह करके एक स्टोरी होती है जिसके अंदर दूसरों को हम बताते हैं कि जो वो गलत कर रहे हैं कि ये गलत ना करो, पॉजिटिविटी की तरफ जाओ। क्योंकि बहुत सारा कंटेंट मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर, वो बच्चों के लिए तो क्या बड़ों के लिए भी बड़ा नामुनासिब कंटेंट है, और उसके अंदर कोई वो सेंसरशिप नहीं होती, कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं होती, बस फालतू बातें चल रही होती हैं, और वो कंटेंट भी बड़ा चलता है। बस वो चलता है, लेकिन वो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन मैं जो मैसेज क्लियर करता हूँ, मैं पेरेंट्स से लेके बच्चों तक, बच्चे हैं जैसे पढ़ना कैसे है, हाँ, उठना कैसे, बात कैसे करनी है, आप जनाब के बात करनी। मैं तो विलन के साथ भी आप जनाब के लिए बात करता हूँ। क्यों? बच्चे देखते हैं आप कौन है, आप डाकू अंकल हैं, इस तरह बात करें, तू नहीं। मैं वो बच्चों को नहीं सिखाना चाहता। जैसे इसने एक स्टोरी हमने शूट की, एक फकीर है, मांगने वाला है, वो मांगता है, हाँ, उसको आदत पड़ जाती है। अब ये क्या करता है कि मैं सब दे देते हैं उसको पैसे, ये देखता है, उसको पैसे देने लगता है, रुक जाता है, पैसे नहीं देता, ये उसको कुछ चीजें ला के देता है कि ये जो पैसे मैंने तुझे काम करो, तुम इसको सेल करो, मैं पहला तुम्हारा कस्टमर बनता हूँ ताकि तुम्हें इस तरफ आदत पड़ जाए। सही। तो हम नहीं चाहते कि हम लोग, बच्चों का कंटेंट नहीं है मार्केट में,
बड़ों से शुरू करते हैं। बच्चों का तो कंटेंट है ही नहीं, बिल्कुल हम टेलीविजन ने तो बिल्कुल छोड़ दिया है। ये लीड करता है बच्चों को। सही, दीन की तालीम है, दुनिया की तालीम है, घर की है, माशरे में क्या हो रहा है, ये सब की एजुकेट कर रहे हैं हम लोग। ये कितने साल में आप 0 से 12.5 मिलियन तक पहुंचे? ये काफी लॉन्ग जर्नी है। हाँ। और 4 साल हो गए हैं, तो स्ट्रगल करते जा रहे हैं। 4 साल में कितनी वीडियोस होंगी टोटल तकरीबन? 1500 प्लस। 1500 प्लस जी। और आप लगे रहे स्ट्रगल, डेली वीडियोस बनाते हैं, डेली वीडियोस बनाने, और डेली कंटेंट आता है, डेली बैठते हैं, डेली डिस्कस करते हैं। ये मुझे ज्यादा मशवरे थे, जब स्कूल से वापस आता है ना, पापा आज ये हुआ, बच्चे मेरी पेंसिल ये कोई ज्योमेट्री बॉक्स ले गए, मैं उस पे ऊपर मैंने वीडियोस बनाई। टीचर्स का बिहेवियर कैसे होना चाहिए, बच्चों का टीचर के साथ। तो इस पे कितना टाइम लगता है इनका, और फिर पढ़ाई कैसे बैलेंस होती है भाई? मुश्किल है काफी, लेकिन अब करना तो पड़ता है। करना तो पड़ता है, स्कूल भी अब पढ़ना भी है, तालीम भी लेनी है, और साथ में अपना काम भी करना है। तो दोनों चीजें सही हो रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मैनेज कर लेते हैं। मतलब वो YouTube तो चलो सही चल ही रहा है, बेहतरीन चल रहा है, लेकिन पढ़ाई सही हो रही है नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पढ़ाई। अच्छा, और जब आपसे लोग मिलते हैं तो सेल्फीज भी बनाते होंगे? श्योर। तो फिर उस वक्त कैसा दिमाग में क्या चल रहा होता है? उस वक्त काफ़ी सारी थॉट्स आ रही थी, अच्छा भी लग रहा होता है, थोड़ा कॉन्शियस भी फील हो रहा होता है। और एक मज़े की बात ये है कि जब स्कूल से वापस आ रहा हूँ तो पापा पिक करने आ रहे होते हैं, तो जी मैं लाइन से बड़ा मुश्किल से निकल रहा होता हूँ, एक मास्क मेरे साथ होता है, मास्क लगा के जाता हूँ। अच्छा। फिर भी बच्चे बैग से पकड़ रहा है, कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई बाल खींच रहा है, किसी को कोई पता नहीं चलता। ये आपके स्कूल वाले ही? जी, वो बच्चे पहचान जाते हैं, कहते हैं रोको। ये तो बड़ा मुश्किल मामला है भाई। फिर उससे कैसे डील करते हैं? करना पड़ता है, बस निकलना पड़ता है। तो आगाज है, अभी तो इंशाल्लाह और मतलब 12.5 मिलियन से तो आगे बिलियन तक चले जाएंगे, लेकिन लोग जितना ज़्यादा जानते हैं उतना ज़्यादा लोगों से डीलिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शॉपिंग वॉपिंग करना तो बड़ा मुश्किल होगा। हाँ मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा जाते नहीं, हम फौरन काम होता है हमारा, जाके बस आ जाओ, बस कर आ जाओ। हाँ। तो इसका मतलब है कि इसकी एक डाउन साइड भी है। ये डाउन साइड इंसान को ज़रा ऐसे जो कह लें कि अनकंफर्टेबल करती है। जी बहुत ज़्यादा करती है। कभी कभी हम लोग कभी बहुत सारी जगहों पे ऐसे हुआ, हम आउट ऑफ कंट्री गए थे, जैसे सऊदीया है, कि एक गुंजानाबाद सा इलाका था, अब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे एक ही गाड़ी खड़ी थी, तो वहाँ पे भी कुछ लोग बड़े थे, अब उनके बच्चे तो पास नहीं थे, लेकिन जब वो हमारे पास आए तो थोड़ा सा डर से गए, उन्होंने तस्वीरें ली लेकिन चले गए। अब वहाँ पे कोई और होता तो ऐसा है। बस बाकी ये सिलसिला चलता है। वो तो ज़ाहिर लोगों की एक मोहब्बत है, वो चलती रहती है। और अच्छा, अब बहुत सारे लोग हैं जो ये करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, उनको क्या टिप्स दोगे और कैसे उनको आप बताओगे कि भाई क्या चीज़ करनी चाहिए और किस तरह करनी चाहिए? कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा, कंसिस्टेंसी, मेहनत, हार्डवर्क, ये चीज़ें करोगे इंशाल्लाह ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हाँ। हम लोगों ने भी दिल लगा के काम किया और आज भी कर रहे हैं। ये बड़ा पॉजिटिव आपका एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो चैनल्स, जो प्लेटफॉर्म मिले हैं, जैसे मान ले कोई, मैं यूट्यूब का नाम लेता हूँ, ये प्लेटफॉर्म है जिनको चांस नहीं मिला, ये वो चैनल्स हैं जो आदमी अपना 100% देना चाहता है, इसके थ्रू दे सकता है। अगर आप यूट्यूब पे जाना चाहते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे ना तो कभी भी वो आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। अच्छा। अगर आप अपना आर्ट शो करेंगे कि मेरे में ये टैलेंट है, मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना टैलेंट शो कर सकता हूँ, तो वो सक्सेसफुल है, वो आदमी कामयाब हो सकता है, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर कहो कि मैं आज एक वीडियो डालता हूँ और कल मुझे इसके पैसे मिलने शुरू, दिस इज नॉट ए वे। मुझे मान लिया हो सकता है आपके चैनल पे चांस ना मिल सके, लेकिन मैं अपनी व्लॉगिंग से, अपनी न्यूज़ से लोगों में इतनी बात फैला दूं कि लोग मुझे चैनल वाले हाइक कर लें, मुझे हायर कर लें और मैं उस पर काम करना शुरू कर दूं। तो बहुत सारी जगहों से फिर ऑफर्स भी आई होंगी इनको कि भाई हमारे ड्रामों में, हमारी फिल्मों में काम करो? जी बहुत दफ़ा आई है, काफ़ी दफ़ा आई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब कभी एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं, कभी हम आउट ऑफ कंट्री होते हैं, कभी किसी टेलीफिल्म पे काम हो रहा होता है, उस टाइम जिस टाइम ऑफर आती है तब हम अपना कोई काम कर रहे होते हैं। सही है। क्योंकि काफ़ी सारी एल्बम्स हैं हमारी, जो सॉन्ग एल्बम्स हैं जो हमने पाकिस्तान में शूट करने का सोचा है। अच्छा। और हमारी एक टेलीफिल्म भी आ रही है। हाँ, मैं यही पूछने वाला था अब आगे के क्या प्लान्स है वो, लेकिन जो आपको ऑफर्स आती हैं तो वो
पाकिस्तानी या बाहर दोनों जगह से आ रही हो? हर जगह से आती हैं, लेकिन ना अब हम लोगों ने प्लान किया है कि इंशाल्लाह अगर फिर कभी ऑफर आती है तो हम ज़रूर काम करेंगे। ओके, तो अब आप लोग किन प्रोजेक्ट्स पे जो काम कर रहे हैं, जो म्यूजिक और टेलीफिल्म वाला, ये क्या प्रोजेक्ट है? एक मूसा की एक पहली मैं यहाँ पे टेलीफिल्म बना रहा हूँ। ओके। अभी उसका स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। उसमें एक लाइक ए हीरो। अच्छा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये बच्चे में भी हिम्मत है। बहुत सारे लोग हैं, हम लोग कुछ फील है, गांव के लोग हैं, गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये आता है और ये कैसे उनको गुलामी की जंजीर से निकालता है, क्यों ये स्कूल में जाना, तालीम शाऊर इसको आ जाता है। हाँ। तो मैं एक ऐसी फिल्म बना रहा हूँ। अब उसका स्क्रिप्ट में डेली काम होता है, लेकिन हो सकता है ईद बड़ी से पहले हम लोग इसको शूट कर लें। ओके। और फिल्म के लिए इसके लिए ऑफ़र थी हमारे पाकिस्तान में, और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो डायरेक्टली वो 3 महीने के लिए मांग रहे थे। माँ कहते मैं 3 घंटे के लिए ना दूँ। तो अब कोशिश है कि ये कहता है कि पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तान में क्यों ना शिफ्ट हो। तो देखें क्या तो अब आपके वैसे आगे क्या इरादे हैं, क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये एक्टिंग जो है इसको मैं बहुत आगे लेके चलूँगा इंशाल्लाह, बिकॉज़ इट्स माय पैशन। और मुझे एक्टिंग करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। अब ये रोज़ का काम हो गया हुआ है। और फिर बोर नहीं हो जाते कभी इससे? नहीं, वो रोज़ की जो एक स्टोरी माइंड में चल रही होती है ना कि आज ये बनाएंगे, आज अच्छा एक्ट करूँगा। हाँ। पापा से तालियां मिलेंगी। हाँ। और फिर वो एक चीज़ होती है ना अब कि कल ये होगा, वो होगा, क्या स्टोरी होगी, ये भी सुनने का शौक़ होता है, कल की स्टोरी क्या होगी। तो इसलिए कभी बोर नहीं होता। और मुझे क्रिकेट का काफ़ी शौक़ है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मुझे गेम्स खेलने का काफ़ी शौक़ है। और इंशाल्लाह एक्टिंग को मैं बहुत आगे लेके चलूँगा। हाँ। कौन सी ऐसी वीडियो थी जिस पे इन्होंने शाबाश ज़्यादा दी और कोई इनाम भी दिया हो? सारी वीडियोस पे, सारी वीडियो पे शाबाश सारी वीडियो पे मिल जाती है। ये सही है। और कौन सी वीडियो ऐसी? और डांट भी खानी पड़ती है। डांट कब पड़ी? ये तो अलग कहानी सामने आई। वो भी रोज पड़ती है। क्यों, किस बात पर? कोई सीन गलत हो जाए, कोई 2-3 दफा फंबल हो जाए। हाँ। तो होता है। अमूमन क्या गलती करते हो? जैसे अगर कोई डायलॉग हो, सीधा सा कोई डायलॉग हो, उसके अंदर ध्यान कहीं और चला गया हो। हाँ। या फिर फंबल हो गया हो 2-3 दफा। फंबल पे पापा इतना कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर ज्यादा दफा फंबल हो जाए फिर तो बाकी आप फिर जरा हो जाता है फिर। सही। हाँ। तो अब तो आपकी पूरी फैमिली जो है वो वीडियोस के अंदर आती है, तो सबके अंदर वो एक्टिंग के जरासीम थे? जी। हाँ? सब में मैं, मेरी बहन, पापा और मेरी छोटी बहन। हाँ। सब सारे बॉर्न एक्टर्स हैं। बस वो दोनों तरफ से आगे। मामा इसकी मेरा एक शौक था, मैं पूरा नहीं कर सका। हाँ। इनके ज़रिए मैं कर रहा हूँ। और मामा इनकी एक्स न्यूज़ एंकर हैं, एक बड़े चैनल पे थी। तो अब ये सब मिला के तो उनका ये मीडिया हाउस ही है आपका अपना। जी जी बिल्कुल। हाँ जी। तो बस ये एक्चुअली डांट किस लिए पड़ती है, जब ये 3 बहन भाई इकट्ठे हो जाते हैं, कोई कॉमेडी सीन चल रहा होता है या कोई इमोशनल सीन चल रहा होता है, इनका खेल कूद जो है ना, वो लाफिंग वाला, तो मैं कहता हूँ यार प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें, दूसरा एक्ट कर रहा है, देखें उनको। ये कहते हैं खली वली अपनी प्रोडक्शन हाउस है, अपने तरीके से करना है काम। तो वो बस जबरदस्त जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया मूसा, आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए और इंस्पिरेशन आप लोगों से एक मरतबा फिर ली है। अब देखते हैं इस इंस्पिरेशन का इस्तेमाल क्या करते हैं। फिर मैं मदद लेता हूँ आप लोगों से आकर के, भाई कुछ सिखाओ हमें, कुछ ज़रा ट्यूशन व्यूशन पढ़ाओ ताकि हम भी कुछ इस काम में कर सकें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने मुलाकात की मूसा तनवीर, और मूसा तनवीर का चैनल एक मरतबा फिर बता दूँ 12.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे होते हैं ये। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। हमारे साथ रहिए, ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। वेलकम बैक जी, पाकिस्तान मॉर्निंग्स में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ये देखें मेरे पास ये कपड़ा है, ये बेसिकली कपड़ा नहीं है, ये और इसको अगर मैं आपके सामने इस तरह पेश करूं तो इसके ऊपर कुछ उर्दू अल्फाज, कुछ हुरूफ लिखे हुए हैं और जाहिर है आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। किसी भी माशरे की जो खूबसूरती है वो तहम्मुल मिजाजी में होती है, रवादारी में होती है, इंसाफ में होती है। अगर माशरे में इन चीज़ों का फुकदान हो तो फिर शिद्दत पसंदी आती है, जारहानापन आता है, गुस्सा आता है, अदम बर्दाश्त वजूद में आता है। अब हम इस अदम बर्दाश्त का शिकार हुए हैं
और शदीद तरीके से हुए। अदम बर्दाश्त का इतना ज़्यादा रुझान हमारे यहाँ बढ़ गया है कि हम किसी की पहले तो हम मज़हब, रंग, नस्ल की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेट करते थे, अब लिबास की बुनियाद पर भी एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते हैं और ऐसा बनाते हैं कि उसकी ज़िंदगी के दर पे हो जाते हैं। तो ये जो आज मेरे सामने ये दुपट्टा है, ये मैंने देखा एक खातून ने पहना हुआ था, मैंने उतरवा लिया उनसे, मैंने कहा उतारें इसको आप। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर जनाब ऐनुल हक बगदादी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि मैंने सही काम किया या नहीं। सर, इस तरह दुपट्टे उतरवाना ये सही काम है? ये जी, दुपट्टे उतरवाने नहीं चाहिए जी, बेसिकली दुपट्टे तो पहनाने चाहिए। हाँ। उसूल तो यही है। लेकिन जिस तनाजुर में आपने आज ये बात अपनी का आगाज़ किया है माशाअल्लाह, तो ये एक अच्छा पहलू है, खुश आइंद है। और आपको भी इस बात पर मुबारक है कि जो हमारे मीडिया को कहा जाता था कि ये भी किसी हद तक अदम बर्दाश्त पैदा करने में रोल प्ले करता है, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब उसको ख़त्म करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सर, ये फिनोमेना समझाएं ज़रा। और आप इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर बात करके इस मुआशरे की जो इस्लाह का पहलू है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर काम किया जा रहा है। और डरते डरते बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल सही है, ऐसे ही है कि आपकी कोई बात किसी को नागवार ना गुजरे, तो जो खातून के साथ हुआ था उससे ज़्यादा शायद हो सकता है हमारे साथ। बिल्कुल, इसीलिए हम आपको लाते हैं कवर अप के तौर पर, ताकि जो हो आपकी तरफ हो जी, हम तो बच जाएं। जी मोहतरम वैस भाई ना, ये आपके पहले भी प्रोग्राम्स के अंदर मैं शरीक होता रहा और आपकी कई बातों पर मुझे भी अदम बर्दाश्त का लोगों की तरफ से सामना करना पड़ा। कई चीज़ों पर बुनियादी फ़लसफ़ा ये होता है कि हम गौर और फ़िक्र और तअम्मुल जो होता है ना बात के अंदर, वो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। एक हदीस पाक है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल-उजलतु फ़ीहिन नदामा व तअन्नी फ़ीहिस सलामा। फरमाया कि जो उजलत है ना, जल्दबाजी, इसके अंदर हमेशा नदामत है, शर्मिंदगी है। अच्छा। और फरमाया कि जो आप ना गौर और फिक्र के बाद काम करते हो, इसके अंदर सलामती है, हमेशा सलामती है। ये हुजूर का फरमान है। और ये ऐसा कोर वैल्यू है कि जो अगर ज़िंदगी में इंसान अपना ले, सब्र जो है ना, सब्र, इसके बारे में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब्र की तारीफ है ना बहुत ज़्यादा, कि नमाज के साथ इसको शामिल किया गया। सब्र और नमाज से मदद लो। हाँ, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। तो फरमाया कि जो सब्र क्या चीज़ है, सब्र कहा कि फिस्सदमतिल ऊला, जो किसी परेशानी की आगाज़ में आप करते हैं वो सब्र है। परेशानी आपके ऊपर आ गई, मुसीबत टूट गई, उसके बाद आप जो सब्र करेंगे वो सब्र नहीं है। अच्छा। वो तो आपको लाचार और नाचार बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन इब्तिदाई, अब इसको जो मेडिकल साइंस है वो कहती है 30 सेकेंड। अच्छा। हर बात के आगाज़ में अगर 30 सेकेंड आपने तअम्मुल किया, गौर व फिक्र किया, तो आप कामयाब हैं। रिएक्ट किया, उस वक्त क्या होगा कि जो आपके लाशऊर में वो चीज़ पहुंच जाएगी और दिमाग वर्किंग शुरू कर लेगा। लेकिन अगर आपने बिफोर टाइम, बिल्कुल आगाज़ में पहले 5 सेकंड के अंदर रिएक्शन कर दिया, तो उस रिएक्शन का जो नतीजा निकलेगा वो नदामत और शर्मिंदगी निकलेगा। क्योंकि अब आप जज्बात के तहत कर रहे हैं, इमोशंस के तहत वो बात कर रहे हैं, आपने गौर व फिक्र तो किया ही नहीं। जैसे वो लिबास के ऊपर क्या था, जज्बात और हिकमत, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। जज्बात से या तो आप किसी भी चीज़ पर अपना रिएक्शन शो करेंगे या हिकमत से करेंगे, ऐसे ही है। तो ये जो लिबास था बेसिकली जो उस औरत ने पहना हुआ है, उसके ऊपर एक लफ्ज़ है हलवा। हाँ। अब अरबी में जो ये नॉर्मल लफ्ज़ है, इस्तेमाल होता है किसी भी शीरी चीज़ के लिए, मीठे के लिए, खूबसूरत के लिए, अच्छा और दिलनशीं कोई चीज़ हो उसके लिए हलवा ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब ये कैलीग्राफी की गई थी उसके ऊपर। अब क्योंकि एक अवामी सतह पर हमारे यहाँ इस चीज़ का शऊर नहीं था, उसको सिर्फ एक अरबी का लफ्ज़ समझ कर कि शायद ये कोई आयत लिखी गई है या किसी तौहीन के ज़ुमरे में ये चीज़ आ सकती है, तो एक मोब ने उसके ऊपर रिएक्शन दे दिया। अच्छा, होता क्या है सर, मैं यहाँ एक बात करूँगा, अदम बर्दाश्त के रवैयों के लिए बहुत सारी चीज़ें हम उस पर बात करते हैं, लेकिन इस जगह जो स्पेसिफिक हुआ वो क्या है सर, वो ये है कि हम बाज़ औक़ात किसी चीज़ की मोहब्बत में इतने अंधे हो जाते हैं कि उसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते। वही जो तामुल वाली बात थी, गौर व फिक्र नहीं करते। अब जो हमारा कुरान के साथ ताल्लुक़ है ना, मैं जिक्र करूँगा बिलखुसूस बरसीर पाक व हिंद का, मैं अरब में रह के आया हूँ। अच्छा। अरब में लोगों का कुरान के साथ ताल्लुक़ और मोहब्बत का ये है कि वो कुरान को पढ़ते हैं, वो कुरान को समझते हैं और वो कुरान के ऊपर अमल करते हैं। हमारे यहाँ जो कुरान का अमल है वो क्या है कि हमने इसको हुरूफ की हद तक रखा है, सवाब की नीयत से रखा है और अपनी अलमारियों और ताकों में सजाने के लिए और बच्ची को अलविदा करने के लिए रखा है। इसके अलावा कुरान को सही माना में पढ़ना, उसकी ट्रांसलेशन को समझना
और फिर समझकर अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको लागू करना, ये हमारे मुल्क के अंदर इसकी बहुत कमी है। हत्ता कि मैं माजरत से ये कहूँगा, मैं भी इसका शिकार होता हूँ, बार बार मैं जुमला रिपीट करता हूँ कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनसे भी कुरान की जो तबलीग है उसका काम कम, किस्से कहानियाँ ज़्यादा सुनाई जाती हैं। तो इसलिए जब हम कुरान के साथ हमारा ये जो ताल्लुक़ इस तरह से कायम हो गया, मोहब्बत वाला, जो हम समझ नहीं सकते वो कैसा है, उसका समटाइम नतीजा ये निकलता है कि हम एक आम से लफ्ज़ को भी ये समझ लेते हैं कि ये कुरान की तौहीन हो रही है। इसमें सर बुनियादी जो है ना, क्योंकि हमारा मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये एक जो मॉब मेंटेलिटी हमारी है, रिलीजन के हवाले से हम इतना ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं, हम ये बनी कैसे? क्योंकि देखिए वो कोई एक लफ्ज़ है या कुछ एक जुमला लिखा हुआ है, अब किसी ने देखा और उसने सोचा कि मैं जाके इसको ख़त्म करूंगा और मैं उससे बात कहूँगा कि आओ भाई ये ना करो, और मैं शहीद बनूंगा या गाजी बनूंगा, मैं शहीद बनूंगा या गाजी बनूंगा। और फिर उसके बाद जब वो ये चीज़ करता है तो बाकी सारे लोग देखते हैं और कहते हैं यार ये देखो ये तो बहुत सही काम कर रहा है दीन के हवाले से, हम सब इसका साथ देंगे। सोचना इनमें से शायद किसी ने भी गवारा ना किया। ये कैसे मेंटालिटी बन गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? क्या हुआ हमारे माशरे के साथ? हम तो बात सुनते हैं कि भाई ये तो माशरा वलियों का और औलियाओं का यहाँ पर खित्ता था और मोहब्बत और सिर्फ इस दुरुस्त बात है, सब कुछ यही था, दुरुस्त बात है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने इस तरफ इशारा किया। बात ये सर 5 चीज़ें ना जो इसकी स्टडी के दौरान में हमें महसूस होती हैं जो इसका बायस बनती हैं। नंबर 1 ख़ानदान, नंबर 2 तालीम, नंबर 3 हमारा मज़हब, नंबर 4 सियासत और नंबर 5 मईशत। ये 5 मेन इदारे हैं, फैक्टर्स हैं जहाँ से ये चीज़ें जनरेट होती हैं, अदम बर्दाश्त बिलखुसूस जनरेट होती है। नंबर 1 ख़ानदान, और मैं इसको तालीम के साथ जोड़ता हूँ कि ये पहली दरसगाह है जहाँ बच्चा सीखता है। जब हमारे सोसाइटी के अंदर एक मिसाल, एक साइकोलॉजिस्ट ने मुझे ये बात बताई थी कि बच्चा जब एक माँ का होता है और उसको भी दुनिया की समझ नहीं होती, वो माँ के गोद में होता है, बाप जब गुस्से के साथ ज़ोरदार आवाज़ के ज़रिए उस माँ को डांटता है तो वो बच्चा माँ के साथ चिपक जाता है, सहम जाता है, और पहली बार उसको ये अंदाज़ा होता है और बाप के साथ नफ़रत का और अदम बर्दाश्त का रवैया बनना शुरू हो जाता है कि कायनात में महबूब तरीन जो मेरी हस्ती है उसके साथ कोई आदमी सख्त आवाज़ में बात कर रहा है। गोया कि हम अपने मुआशरे को मनफी बनाना और नेगेटिव बनाना और अदम बर्दाश्त बनाना उसको कहाँ से शुरू करते हैं? माँ की गोद से। फिर नंबर 2, हम बच्चे बड़े हो जाते हैं तो रोज़मर्रा हमारे जो मामलात होते हैं उनकी वजह से हम बाहर के और दफ्तर के मामलात और अपने माशी मामलात को घर में ले आते हैं, और घर में आकर सख्त रवैयों के साथ जब बात करते हैं वो बच्चे सुन सुन कर जवान होते हैं, उनकी फितरत सानिया बन जाती है, अदम बर्दाश्त फितरत सानिया है। तालीम हमारी ले लें तो तालीम के अंदर तबक़ाती तकसीम है, एलीट फैमिलीज़ के अंदर जाएँ तो सेकुलरिज़म पढ़ाया जाता है, दीनी मदारस में आ जाएं तो वहाँ पर बच्चों को सदका, ज़कात और खैरात की फ्री तालीम देकर एक मखसूस फ़िक्र, एक मखसूस मसलक के तहत मखसूस शख्सियात के हिसार में परवान चढ़ाया जाता है, और उसके अलावा किसी चीज़ को कबूल करने का उनके अंदर मादा पैदा नहीं किया जाता। अब उस एक शख्सियत के अलावा कोई दूसरी फ़िक्र जब उनके सामने दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आएगा तो वो एकदम से हाइपर हो जाएंगे और उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गोया कि यहाँ से ये तालीम भी हमारा साथ दे रही है। मजहबी बुनियाद पर भी हम जब एक मज़हब के इतने पैरोकार बन जाते हैं कि उसके अलावा हर वो मकतबा फ़िक्र के भी और एक दीन के भी, देखें ना, हम अगर मुसलमान हैं तो मुसलमान होने के अलावा हम नहीं चाहते हमारे सामने ईसाई आए, हमारे सामने हिंदू आएगा हम कबूल नहीं करेंगे, हमारे सामने यहूदी आएगा हम कबूल नहीं करेंगे। रब ताला की ज़ात को अगर ये मंजूर ना होता कि वो दुनिया में मौजूद रहें तो क्या कोई दीन आज कायम रहता? जब मौजूद हैं तो हमें किसी एक लेवल के ऊपर रवादारी का रवैया कायम करके उसके अंदर अपने आला अखलाक के ज़रिए उनको मुतासर करके अपने दीन की तरफ लाना होगा। सियासी रवैये आपके सामने हैं इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर, सियासी रवैयों के अंदर तो हम इस उरूज पर जा चुके हैं कि हमने तो शायद हम किसी पैगंबर को भी उतना ना मानते जितने हम अपने सियासी कायदीन को मानकर और उनकी बात को जितना हम सपोर्ट करते हैं और दूसरे की बात को तस्लीम नहीं करते। ये जो अदम तफरीक, और इससे क्या होता है, फ़वाइद उठाए जाते हैं। सियासी लोग भी इस अदम बर्दाश्त में लोगों को डालकर इससे मुख्तलिफ तबक़ात फ़ायदे उठाते हैं। आखिरी बात यह है कि मईशत, मुआशी तकसीम इस वक्त मुल्क के अंदर इतनी हो चुकी है, लोगों के पास वसाइल नहीं हैं, तनख्वाहें कम हैं, ऊपर से आप देखते हैं कि बिल्स की सूरत में और दीगर इशूज़ इतने बद इंतज़ामी हो चुकी है कि लोग उसकी वजह से एक ऐसे अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुके हैं
कि उनको आप देखेंगे बस हाथ लगाने की देर है। यानी वो भरे पड़े हैं गुब्बारे की तरह, आपने बस एक ज़रा सा उसको टच करना है तो वो एकदम से ब्लास्ट हो जाएंगे। सड़कों पे चलते हुए ज़रा सा किसी से टच हो जाएंगे, रास्ता करते हुए ऐसे करके घूरेंगे और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाएगी। सही है। और आप देख लें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जो जिसको हम मशाल राह मानते हैं और उसको माने बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते। आप अलैहिस्सलाम के साथ कितने जुल्म नहीं हुए, कितनी अजियतें आपको पहुँचाई गई, लेकिन क्या किसी वक्त आप अलैहिस्सलाम ने उसका रिएक्शन उस अंदाज में दिया जिसमें आज हम दे रहे हैं? तो आप और फिर ऊपर से कि दुनिया की पहली ऐसी सल्तनत जो आपने कायम की और फिर उसका पूरी दुनिया के अंदर एक रोब कायम हुआ, उसमें आप टोटल देखेंगे अगर तो जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अगर किसी जगह पर वॉर हुई है तो कोई 900 समथिंग लोग उसके अंदर टोटल दोनों साइडों से मिलकर उनकी कैजुअलिटीज़ होती हैं या शहादत होती है या डेथ होती है। आज के दौर में आप देखें कि हम तो एक लड़ाई के अंदर एक दिन में 900 बंदा मार लेते हैं। अब मिलियंस की तादाद में तो इस वक्त हमारे मुल्कों के अंदर जंगों की सूरत में मार रहे हैं। तो ये ओवरऑल जो हमारी इन्वायरमेंट है, जब तक हम इस इन्वायरमेंट को सियासत हो या तालीम हो या हमारे ख़ानदान हों, जब तक हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उस तालीम और उस किरदार के अंडर इसको लेकर नहीं आएंगे, उस वक्त तक हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। और हमें सोचना यही होगा कि क्यों कुरान और हुजूर की तालीमात हमेशा सब्र पर रहीं, उसका सिला क्यों हमेशा बहुत बुलंद बताया गया, क्यों कहा गया हर वक्त के नमाज और सब्र के ज़रिए तुम मदद तलाश करो, इसलिए कि तुम वो पहले 30 सेकंड्स हैं। टोटल गेम ये है कि इसमें आप अगर गौर व फिक्र करेंगे तो आपका दिमाग काम करना शुरू कर लेगा। आखिरी चीज़ जिस पर मैं आना चाहूँगा, क्या दीन ने, मज़हब ने, खुदा ने हम पर बहैसियत इंडिविजुअल, एक तो है ना अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, हम सब ने करना है, लेकिन क्या ये तरीका हम पर वाजिब किया गया है कि हम किसी को देखें अगर कि किसी ने कोई लिबास ऐसा पहना है तो फ़ौरन जाकर उसके ऊपर अपना रिएक्शन शो करें और हम अपना ये फ़र्ज़ समझें कि बस अब तो मैंने इस फितने का कला कमा करना है? अच्छा ना, समटाइम ये होता है सर कि लोग ना इन चीज़ों का इस्तेमाल का तरीक़ाकार हिकमत से उससे काम नहीं लेते। अब ये एक रिवायत है जिससे ये काम लिया जाता है कि जब आप किसी बुराई को देखो तो उसको हाथ से रोको, और अगर ये नहीं तो ये ईमान का आला दर्जा है। अगर इससे नहीं रोक सकते तो आप उससे निचला दर्जा है कि ज़ुबान से रोको, उससे कम दर्जा है कि दिल में बुरा जानो। लेकिन जब हम माहौल और इन्वायरमेंट देखते हैं तो उस इन्वायरमेंट के अंदर देखें ना, इब्तदाई ज़माना, ये इब्तदाई इस्लाम के अंदर खुद आप अलैहिस्सलाम का अमल हमारे सामने मौजूद है। फिर उसके बाद अब आज की इन्वायरमेंट के मुताबिक अगर इस रिवायत को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो गोया कि आपने तो पूरे गोया के मुआशरे की इस तरह से असलाह अगर लिया, पहलू तो आप कानून को हाथ में लेंगे। हमने ये इंटरलिंक हैं, आपका लोकल कानून और आपकी शरीयत इस्लामिया, ये इंटरलिंक है। अगर किसी चीज़ की शरीयत ने आपको ये इजाज़त दी है तो आपका कानून भी तो है। मुल्क का कानून क्या कहता है? किसी भी सूरत में दीन इस्लाम ने आपको ये इजाज़त नहीं दी कि आप कानून हाथ में लें। आपकी आज़ादी, वो एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है ना कि आज़ादी आपकी नाक की हद तक है, आप उससे आगे दूसरों की लिमिट्स में आप दाखिल नहीं हो सकते। बिल्कुल, हुदूद यही हैं कि आप अपनी तबलीग का ज़रिया आपकी ज़ुबान है, और अगर आप कहीं पर तौहीन होते देखते हैं किसी चीज़ की तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उठा के उसको कत्ल कर दें। हो सकता है कि ज़ाविया निगाह बदला हो, बिल्कुल, आपके देखने का अंदाज़ या समझने का अंदाज़ डिफरेंट हो। उसी चीज़ को जब आप एक प्रॉपर तरीके के मुताबिक ले आएंगे तो मे भी आपके सामने कोई और चीज़ खुलकर सामने आए। जैसे यही इशू था, यही हिकमत है, ये हिकमत है। तो जब हिकमत से काम लेंगे, अच्छा ना, ताकत के ज़रिए फ़ैसले करवाना, ताकत के ज़रिए फ़ैसले करवाना ये इंसानों का काम नहीं है, ये हैवानों का काम है। बिल्कुल, ताकत के ज़रिए इंसान फ़ैसले नहीं करवाता, फ़ैसले डायलॉग से होते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कुफ़ार के साथ डायलॉग नहीं किए, डायलॉग ही किया है, मुआहदात हुए हैं और डायलॉग्स किए हैं। तो हम आज हर चीज़ को ताकत के ज़रिए मनवाने की कोशिश करते हैं। तकब्बुर और तासुब, देखें इंसान का काम है सर झुक जाना। जितना झुकता है ना उतनी ही इंसान की बुलंदी है। बिल्कुल, और तकब्बुर और न झुकना ये सिर्फ सिफत अल्लाह की है, सिर्फ और ये अल्लाह की शान है। मानना मेरा तो यही है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को हम पढ़ेंगे तो हमें इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन किताबों को खोलना पड़ता है और उसमें कुछ जुस्तजू करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, वक्त लगाना पड़ता है। सिर्फ जज्बात से काम नहीं चलता, इल्म का मामला है, ये दिल का मामला है। दिलों से राग़िब किया जाता है, दिलों को तब्दील किया जाता है, जज्बात से काम नहीं होता कभी भी दीन की तरफ बुलाने का। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अनुराग बगदादी साहब, आपका वक्त दिया आपने। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे।
वेलकम बैक पाकिस्तान मॉर्निंग में खुशामदीद। कुछ दिन पहले एक ख़बर सामने आई और वो ख़बर एक बड़ी तशवीशनाक ख़बर थी और वो ख़बर ये थी कि भारत ने मुकम्मल तौर पर रावी रिवर का पानी रोक दिया है और वो पानी जो कि पाकिस्तान की तरफ आ रहा था वो रोक दिया गया है। अब ये मुद्दा क्या है, ये रावी रिवर जो है ये क्यों रोक दिया गया है, ये पहले इसकी जो है वो सेटलमेंट क्या थी, इंडस वाटर ट्रीटी हमें इस रिवर के बारे में क्या बताता है और क्या पाकिस्तान को भारत ने जो एक डैम बनाकर रोका ये पानी उससे कोई नुकसान होगा, ये सूरत हाल क्या है, इसे समझने के लिए हमने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है डॉक्टर हसन अब्बास साहब को, वाटर एंड एनर्जी एक्सपर्ट हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कुछ थोड़ा सा अगर हमें समझा सकें कि ये जो भारत ने रावी रिवर के ऊपर एक डैम बनाकर कश्मीर, जम्मू कश्मीर और पंजाब की सरहद पर ये डैम बनाकर जो पानी रोका है रावी रिवर का, ये मामला क्या है, मुद्दा क्या है? देखिए, ये जब आपने 1960 में सिंध तास मुआहदा किया था तो उसमें आपने ये दरिया इंडिया के हवाले कर दिया था। ठीक है। आप इस बात को मान गए थे कि आप इस दरिया का एक कतरा भी नहीं इस्तेमाल करेंगे और अभी इंडिया के पास उस वक्त ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो इसका पानी रोक सके और दरिया को रोकने को और दरिया को डाइवर्ट करने की कैपेसिटी जो है वो एक दिन में या एक दो साल में नहीं बनती, वो आहिस्ता आहिस्ता बनती है। तो इन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर थीन डैम बनाया जो मेरे ख्याल में 1992 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद में 1990 के बाद जो है वो रावी में पानी आना बंद हो गया। यानी हमें अपने बचपन का ज़माना याद है जब हम कभी, ये 1980s की बात कर रहा हूँ, रावी रिवर के ऊपर से हम गुजरते थे लाहौर पहुँचते हुए शादरा के मुकाम पे, तो दरियाए रावी में पानी होता था, नीचे 12 दरी होती थी, किश्तियाँ चलती थी और इधर एक मेला लगा होता था। सही। 1990 के बाद वो पानी आना बंद हो गया क्योंकि हमने सिंध तास मुआहदे में 1960 में ये बात मान ली थी कि इंडिया इस रिवर का, इस दरिया का सारा पानी रोक सकता है और अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकता है। तो ये थीन डैम बना था। थीन डैम बनने के बाद भी पानी जो है जो स्पिलवे से निकलता था वो, क्योंकि दरिया का रास्ता तो यही था जो पाकिस्तान में आता है, तो पानी आता रहा हमारे पास थोड़ा थोड़ा। अब उन्होंने उस पानी को मजीद जो पाकिस्तान में आ जाता था स्पिलवे से निकल के, उसको मजीद अपने इस्तेमाल में लाने के लिए उन्होंने एक और जो है वो बैराज बनाया है जिससे वो मेरे ख्याल में कोई 30,000 हेक्टर के करीब जो है वो नया एरिया इरिगेट करेंगे जम्मू कश्मीर में। तो इसमें उन्होंने जो कुछ भी किया है वो मुआहदे के ऐन मुताबिक है, लेकिन इस पे तशवीश की ये बात है कि पहले भी जब रावी का पानी रोका गया, सतलुज का पानी रोका गया, तो पाकिस्तान को उसका शदीद नुकसान हुआ, हमारे माहौल को शदीद नुकसान पहुंचा। यहाँ पे पोल्यूशन जो है दरिया की बढ़ गई और इंडस डेल्टा तक बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर्स बनते जा रहे हैं जिससे इंडिया अपनी कैपेसिटी जो है उन दरियाओं का पानी मुकम्मल रोकने की बढ़ाता जा रहा है, तो वैसे वैसे जो है हमारे यहाँ पे लोगों का भी नुकसान होगा, माहौल का भी नुकसान होगा। जिन्होंने ट्रीटी की थी उन्होंने ये बात नहीं सोची थी, या अगर सोची थी तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जब होगा तो देखा जाएगा। और अब वो हो रहा है और देखने वाले वो लोग नहीं है जिन्होंने ट्रीटी की थी, बल्कि हम लोग हैं जो इस वक्त वहाँ पे रह रहे हैं, जो ये देख रहे हैं कि किस तरह से उनके सरसब्ज जो थे खेत वो अभी बंजर होने जा रहे हैं और ये माहौल का नुकसान हो रहा है, चरिंद परिंद का नुकसान हो रहा है, माइग्रेटरी बर्ड्स ख़त्म हो रहे हैं, वेटलैंड्स ख़त्म हो रहे हैं। और ये एक इंतहाई अनसाइंटिफिक ट्रीटी थी जो कि 1960 में की गई और उसके जो अभी नताइज हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। तो चलें, अब तो ये ट्रीटी हो गई और उसके मुताबिक ही सारा काम चल रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की जो वाटर रिसोर्सेज जिसके हवाले से हम अक्सर खबरें भी सुनते हैं कि जी भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया, वो मुद्दा क्या होता है और वो फिर किस तरीके से रोका जाता है? क्योंकि ये जो रिवर रावी है उसके बारे में तो आपने बताया कि इंडस वाटर ट्रीटी ये कहता है कि इसका पानी भारत ने ही इस्तेमाल करना है। अब वो स्पिलवे से जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको नहीं रोक पा रहे थे, उन्होंने डैम बनाया, वो सारा पानी उनका था, उन्होंने कहा ठीक है अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, जम्मू कश्मीर को सैराब करेंगे मजीद। हमारे लिए इसमें सबक क्या है और हम किस डायरेक्शन में जा सकते हैं मजीद? देखिए, हमारे लिए तो इसमें क्या सबक होना है, हम तो जो सबक एक दफ़ा पढ़ा चुके हैं अपनी कौम को। हम तो अभी भी कहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ट्रीटी कोई नहीं हुई आज तक दुनिया में। इस ट्रीटी ने हमें बचा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया।
आज भी वो जिन लोगों ने ट्रीटी की थी हम उनके गुण गाते हैं, उनको अपना हीरो मानते हैं। लेकिन उस वक़्त भी जो विज़नरी लोग थे उन्होंने बताया कि जी आप गलत कर रहे हैं, ये ट्रीटी आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स में मसूद खतरपोश का नाम आता है जिन्होंने इसको अपोज़ किया। पॉलिटिशियंस में फातिमा जिन्ना का नाम आता है जिन्होंने इसको अपोज़ किया, क्योंकि ये वो विज़नरी लोग थे, ये वो मुहिब वतन लोग थे जो सिर्फ़ कर्ज़े के डॉलर लेने के चक्कर में नहीं थे, बल्कि वो पाकिस्तान के बारे में सोच रहे थे। तो ये तो हमने तो ये ट्रीटी की है। एक्चुअली तो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जो चीज़ें हमें नहीं बताई जाती, जिसकी वज़ह से हम समझते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, ये तो ट्रीटी है ही नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी जिसको हम ट्रीटी कहते हैं, ये ट्रीटी तो है ही नहीं। ये तो फंडिंग एग्रीमेंट जो पाकिस्तान का हो रहा था वर्ल्ड बैंक के साथ, उसका ये एक एनेक्स्चर था। अच्छा। और ये उसकी एक शर्त थी कि अगर आप इंडिया के साथ मुआहदा करेंगे तो आपको कर्जा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये एक मुआहदा लिखा गया और इसको करके तो इसको एक एज एन एनेक्स्चर उस फंडिंग एग्रीमेंट के साथ लगा दिया गया 1960 में। उसके बाद में ये इंटरनेशनल ट्रीटी उस वक्त बनी जब इंडिया इस मुआहदे को उठा के 1962 में यूएनओ में ले गया और उसने 1962 में जाके इसको एज एन इंटरनेशनल ट्रीटी रजिस्टर करा दिया। और हमने भी उस पे कोई जो है वो उसको अपोज नहीं किया कि नहीं ये इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं है, ये तो एक फंडिंग एग्रीमेंट की कंडीशन थी। हमने भी मान लिया। तो इस तरह से तो हमने अपना बेड़ा गर्क किया है। तो ये तो हम तो अपना बेड़ा गर्क कर चुके हैं, 1960 से कर चुके हैं अपना बेड़ा गर्क। तो अब क्यों रोते हैं? देखिए उस वक्त क्या हुआ कि जिस वक्त ये ट्रीटी साइन हुई, कर्जे शर्ते आ गए, कर्जे की रेल पेल होगी मुल्क में, कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो गए। लोगों ने कहा जी डेकेड ऑफ डेवलपमेंट आ गया। भाई वो डेकेड ऑफ डेवलपमेंट जो है ना, उसकी ये कंटिन्यूएशन है। उसकी कॉस्ट ये जो आपके पानी रुक रहे हैं जी, वो उसकी कॉस्ट अभी तक हम दे रहे हैं। डेकेड तो खत्म भी हो गया, डेकेड वाले भी खत्म हो गए, लेकिन कॉस्ट हमारी नस्लें अगले 50 साल तक भी और देती रहेंगी। और जब तक ये दरिया दोबारा नहीं चलने शुरू होते, हमारी नस्लें, हमारी आने वाली नस्लें, हमारा माहौल, हमारा डेल्टा, हमारा चरिंद परिंद, मेंढक, मछली, हर कोई इसकी जो है प्राइस पे कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब आखिरी चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये कि हम बात करते हैं डैम्स बनाने की अपने मुल्क में, और ज़ाहिर है डैम बनाने में एक तवील अरसा दरकार होता है। हम अपनी वाटर रिसोर्सेज को अब इस पूरी सूरत हाल को, ग्राउंड रियलिटी को मद्देनज़र रखते हुए कैसे बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं? उसके लिए हमें क्या 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रायोरिटी की बेसिस पर करनी चाहिए और हम उनकी तरफ सोच भी नहीं रहे? देखिए, अल्लाह के फजल से अभी भी पाकिस्तान के पास पानी बहुत है और बहुत अच्छी क्वालिटी का पानी भी है हमारे पास। जिस चीज़ को हमने एक्सप्लॉइट नहीं किया अभी तक, वो आपका ज़ेरे ज़मीन पानी है जो दरियाओं के नीचे है। अब ज़ेरे ज़मीन पानी लाहौर के नीचे भी है, लेकिन वो मैं उस पानी की बात नहीं कर रहा। ज़ेरे ज़मीन पानी आपके खेतों के नीचे है, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा। मैं उस ज़ेरे ज़मीन पानी की बात कर रहा हूँ जो दरिया के पाट के नीचे है, दरिया की रेत के नीचे है। अच्छा। वो पानी आज भी आपके पास मौजूद है। इसको रिवराइन एक्विफर कहते हैं। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हमारे पास इस वक्त इस जो रिवराइन एक्विफर है उसके बीच में तकरीबन 450 से 500 मिलियन एकड़ फुट पानी इस वक्त हमारी स्टोरेज में मौजूद है, जो कि आपकी 3 साल से ज्यादा की स्टोरेज बनती है। तो आपको अल्लाह ताला ने स्टोरेज बना के दी हुई है, उसमें पानी भी भरा हुआ है और ड्रिंकिंग क्वालिटी का पानी है, बहुत साफ सुथरा और मीठा पानी है। अगर उस पानी को आप अपने फ्यूचर मॉडल्स में एक्सप्लॉइट करें साइंटिफिक तरीके के साथ, सस्टेनेबल तरीके के साथ, जिसमें उस पानी के रिसोर्स को आप इस्तेमाल करते हुए खराब ना करें, तो आपके लिए आप दुनिया को एक इतना अच्छा मॉडल पेश कर सकते हैं वाटर मैनेजमेंट का, जिसकी मिसाल जो है वो बाद में इसराइल जैसे मुल्क, जिनको लोग समझते हैं कि बहुत अच्छी उनकी वाटर मैनेजमेंट, वो भी दुनिया में आपसे पीछे रह जाएंगे। आपके पास ये पोटेंशियल है। और एक इसमें मैं आपको अच्छी खबर भी दे दूं, जितनी अभी तक मैंने बात किया थोड़ी सी नेगेटिव जा रही है, उसमें अच्छी खबर ये है कि जो हमारा ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, उसमें इस चीज के ऊपर काम हो रहा है और वो इस चीज को आगे लेके चल रहे हैं। और इंशाल्लाह जिस वक्त उनके पायलट प्रोजेक्ट्स लगेंगे तो पूरे मुल्क को ये देखने को मिलेगा कि मॉडर्न वाटर मैनेजमेंट ना सिर्फ ये कि क्या होती है, बल्कि वो ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान में हो रही है, हो सकती है, और हम दुनिया में वाटर मैनेजमेंट के लीडर्स बन सकते हैं। हमें अब वो जो डैम बनाना, नहरें बनाना, ये तो बहुत पुरानी चीजें हैं। डैम जो है,
जी जी, ये देखिए, ये एक सदी पुरानी चीजें हैं। आजकल कोई एक सदी पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में नहीं चल रही। अब हर चीज में मॉडर्नाइजेशन आ गई है। अब दुनिया में कैनाल्स नहीं बनती, अब दुनिया में डैम्स नहीं बनते, बल्कि जो आपके तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, यूरोप के, अमेरिका के, कनाडा के, ये तो अपने जो उन्होंने डैम्स बनाए थे उनको खोल रहे हैं। और वो उसकी बदले में क्या कर रहे हैं, वो जाके देखें तो हमें भी समझ आ जाएगी कि भाई वाकई उनको खोलने के बाद उनको फायदा हो रहा है। तो बेसिकली अब हमें मॉडर्न वाटर मैनेजमेंट की तरफ आना पड़ेगा, तो उससे हमें बहुत फायदा होगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। डॉक्टर हसन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और वाटर मैनेजमेंट के हवाले से बात कर रहे थे। वक्फा लेते हैं, वक्त के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान के नौजवानों, परेशान ना हो, टेंशन ना लो, कमाओगे तुम कमाओगे, लेकिन सिर्फ तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी है। हम तुम्हें तरीके बताएंगे, नए नए तरीके बताएंगे कि किस तरीके से लाखों रुपए महीना तुम कमा सकते हो। तो भाई आज एक मरतबा फिर देखते हैं लाख रुपए महीना। लाख रुपए महीना, लाख रुपए महीना, लाख रुपए महीना, भाई लाख रुपए महीना लगाओ और लाख रुपए महीना कमाओ, ये है हमारे सेगमेंट का मकसद, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। और इस वक्त हमारे पास एक बड़ी ख़ास शख्सियत मौजूद हैं और इनका काम ये है कि ये लोगों को काम करना सिखाते हैं और बहुत सारे लोग इनसे मिलकर काम करना सीखा है उन्होंने और अब बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं, रोज़ी कमा रहे हैं, लाख रुपए लगा के लाख रुपए महीना बना रहे हैं। शाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम। बिजनेस टॉक्स लाहौर आप चला रहे हैं, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आज आप हमें क्या चीज़ सिखाएंगे, कौन सी फैक्ट्री जो है वो लगाने के बारे में पूरा प्रोसेस आज हमें बताएं। आज हम आपको वॉशिंग पाउडर बनाना सीखेंगे, हर बंदे की जरूरत है, हर घर की जरूरत है। तो ये फिर प्रोसेस हमें समझाना शुरू करें? बिल्कुल ऐसे आप। ठीक है, बताएं सर। ये मिक्सर मशीन आ जाएगी। अच्छा। जिसके अंदर हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट सारे के सारे मिक्स अप करेंगे। अच्छा, मैक्सिमम 10 मिनट। पहला स्टेप इसका ये है। पहला स्टेप यही है कि मिक्सर मशीन है। अच्छा, इसमें अभी आप क्या डाल रहे हैं? सोडा ऐश डाल रहे हैं। सोडा ऐश। हाँ। ये इसकी ज़रा क्वांटिटी होती होगी 440 ग्राम हम 1 kg में डालते हैं। ठीक है, जितने भी केजी बनाना चाहेंगे हम मल्टीप्लाई। और ये मिलेगा कहाँ से? ये हमसे मिलेगा। सही। और वैसे नॉर्मली मार्केट में मिल जाता है? मार्केट से मिल जाएगा। ठीक है, सही है। सोडा बड़ी मंडी है, वहाँ से ये आसानी से मिल जाता है। ठीक है, डाल दे भाई। सोडा ऐश डाल दिया सबसे पहले। ओके, अभी अंदर मिक्सिंग हो रही है इसकी। अगली चीज इसके अंदर क्या डाली जाएगी? इसके बाद हम इसमें डाल दें काला तेल, इसको सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। अच्छा, ये सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी, हो जाए जी, डाल दें। दो प्रोडक्ट्स हो गए। 93 ग्राम डालेंगे, 93 ग्राम डालेंगे। पूरी रेसिपी है, पूरा फार्मूला। अच्छा, इसकी एक रेसिपी होगी। अगर आपने ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो ज्यादा डालेंगे, कम है तो कम डालेंगे। ओके। SLS डाल लें। SLS पाउडर है। SLS पाउडर ये हमारे पास जाग के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, कपड़ों में जाग भी तो बनता है। जाग जो कपड़ों में बनानी है, ये SLS है। TSP ये क्या चीज होती है? सोडियम ट्राई फॉस्फेट इसको बोलते हैं। इसके बाद हम UT डाल रहे हैं, इसको नैंसा बेस भी बोलते हैं। UT नैंसा बेस। STPP। हाँ, ज़ाहिर है ये हर इस प्रोडक्ट का, हर रॉ मटेरियल का कोई ना कोई काम होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। ये सब मिक्स हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है? और कुछ भी नहीं, सिर्फ मिक्सिंग करनी है। बना बनाया ये रॉ मटेरियल है। हाँ हाँ। और ये मिक्स हो रहा है। ये मिक्स करना। अच्छा, ठीक है। ये ग्लोबल साल्ट है, नमक जिसको आम नमक बोलते हैं। हाँ। वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर, ग्लोबल साल्ट भी डाल सकते हैं। दोनों चीजें हम इसमें। ठीक है। कास्टिक लई। अच्छा। कास्टिक सोडा भी जिसको बोलते हैं। ये वो चीज है, इसकी हमने लई बना ली है। कास्टिक सोडा की लई 50% वाली ये हमारे पास कास्टिक लई। अच्छा, अब क्या डाल रहे हैं? इसके बाद हम लिक्विड डाल रहे हैं जो कपड़े के अंदर चमक पैदा करेगी। इसमें हम कलर और खुशबू दोनों चीजें डाल रहे हैं। अच्छा, अब ये जो आप डाल रहे हैं ये है रेड ब्लू ग्रीन कुछ मिक्स टाइप का। इसको हम बोलते हैं मिक्स कलर दाना। ठीक है। और ये किसी और कलर का भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जैसा भी आप चाहें। जिस ये तो ग्रीन रेड ब्लू है, इसके अलावा और भी जो कलर आप डालना चाहें। अच्छा, सिर्फ ब्लू भी डाल सकते हैं? सिर्फ रेड भी डाल सकते हैं। इसके अंदर सुइयां भी आप डाल सकते हैं। इसकी और मजीद इसको बढ़ाने के लिए, अच्छी खूबसूरती के लिए सुइयां डाल सकते हैं।
भी डाल दे, क्योंकि अब हमारे कपड़े महंगे हैं, अच्छे वाले कपड़े हैं, हमने उनका कलर भी बचाना है, उनका लाइफ टाइम भी कपड़ों का बढ़ाना है, सारी चीज़ों की खुशबू भी हमें चाहिए। ये बड़े बड़े मार्केट में ब्रांड्स अवेलेबल है भाई, हाँ, उनसे मुकाबला कर सकता है? बिल्कुल करेगा मुकाबला। मैं कहता हूँ इधर आए मेरे पास, ट्राई करके इसको देखें, जाग के हवाले से धो के देखिए अपने कपड़ों को, आपको अंदाजा हो जाएगा। अपने कपड़े आपने इनसे धोए हैं? बड़ी दफा धोए हैं मैंने। सही बताओ? हाँ बिल्कुल। चलो भाई, प्रोडक्ट भी टेस्टेड है, वेरीफाइड प्रोडक्ट। चलो अब ये मिक्सिंग का इसका प्रोसेस है, ये कितनी देर का मिक्सिंग का प्रोसेस? मैक्सिमम हमें 10 मिनट चाहिए होती है। इसको फिर हम इसमें से जैसे गुजारेंगे, ये मॉइस्चर फ्री बना देगा, बिल्कुल दानेदार हमारा वाशिंग। अच्छा, अब ये मशीन ये पार्ट कितने का आता है? ये पार्ट है स्टील बॉडी के अंदर इस टाइम को, ये हमें मिलेगा 77,000 का, 77,000 का ये वाला पार्ट मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, अब आ जाए हम स्टेप नंबर 2 पे हम जा रहे हैं भाई। ये कौन सी मशीन है? ये ग्रेडर मशीन है। ग्रेडर मशीन है जो कि दानों को यकसा कर देती है। हाँ। ठीक है, तो बस आ जाए फिर हमें इसका प्रोसेस ही बताएं। अब ये ग्रेडिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है। यहाँ से इसमें ये इनपुट होगा और ये नीचे आता जा रहा है। तो ये इसका स्टेप 2 जो है वो कंप्लीट हो गया, ग्रेडिंग हो गई है इसकी, यानी कि इसके दानों को बराबर कर दिया गया है। ठीक है, और अब जो है वो इसको हम हाँ बिल्कुल देखेंगे, ऐसा दाना है इसका जो कि बिल्कुल इक्वल है ये। ओके, अच्छा, अब इसके बाद इसका क्या प्रोसेस है जी? अब हमारा मार्केट के लिए बिल्कुल तैयार है ये वाला। ठीक है, प्रोडक्ट रेडी हो गई। अब हमें ये रेडीमेड भी मिल जाते हैं पाउच, इसके अंदर मुख्तलिफ साइज के होते हैं, आधा किलो वाला, किलो वाला, 10 वाला, 20 वाला, 50 वाला, जो भी आपको जरूरत हो, जिस तरह बेचना चाहिए, जितनी आप इसके अंदर पैकिंग में क्वांटिटी डालना चाहें। ठीक है, सही। और ये आप अपने ब्रांड के नाम से बनवा भी सकते हैं? बिल्कुल बनवा सकते हैं। ये जो सेकंड मशीन थी हमारी, ये कितने की थी? ये 90,000 रुपए की स्टील बॉडी के अंदर। इसमें आप अपनी जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से आप डालेंगे कि भाई ये 1 किलो का पैकेट है या आधा किलो का पैकेट है। साथ ही अब ये हमारी पैकेजिंग यहाँ पे हो जाएगी, सीलिंग हो जाएगी। सीलिंग मशीन है, ये कितने की? 25,000 रुपए की। 25,000 की, तो यानी कि हो गए ये 1,85,000। 1,85,000 रुपए में 3 मशीनें आ गई। 1,85,000 रुपए में ये सेटअप पूरा है, पूरी फैक्ट्री है। सेटअप की पूरी फैक्ट्री है ये। हाँ, मतलब ये 3 चीजों को मिलाकर इसकी पूरी फैक्ट्री बनती है। अच्छा, फिर जाहिर है आप इसको अपने घर के किसी भी कमरे में लगा लें। सबसे बड़ी बात ये सिंगल फेज है, कोई शॉर्ट नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, जहाँ पे मर्जी आप इसको लगा सकते हैं। ऑपरेट करने के लिए बंदा चाहिए, एक बंदा चाहिए, मेल करे फीमेल करे, ये दोनों तरीके। घर पे खवातीन भी कर सकती हैं भाई, ये भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है, घर पे खवातीन भी ये काम कर सकती हैं। अच्छा, रॉ मटेरियल जो होता है उसकी कॉस्ट कितनी होती है? अगर हम मिसाल के तौर पर 1 किलो का एक पैकेट बनाना चाहें तो हमारी कॉस्टिंग कितनी आएगी? ये हमारा 130 से स्टार्ट हो जाता है, अच्छे वाला वाशिंग पाउडर, जिसके अंदर पैकेजिंग, रॉ मटेरियल, इसके बाद ये कह लें लेबर, बिजली, मजदूरी, ये सारी चीजें डाल के 130 में हमें कॉस्ट करते हैं। जो बेस्ट क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी थोड़ा ये वाला दरमियानी क्वालिटी। हाँ, अब हमने अपनी क्वालिटी या स्टैंडर्ड उसका बढ़ा दिया। हाँ, तो कहाँ तक जाएगा ये? हमें जाएगा 180 में। अच्छा, 180 रुपए में हमें कॉस्ट करेगा, सारी चीजें डाल के। सही। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन का काम है कि आप जहाँ चाहें उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, निकले मार्केट में, जाएं शॉप्स पर, दुकानों पर, और हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन करें। इसके लिए खुद करना पड़ेगा आपको काम। ठीक है, अब ये इसको सील कर रहे हैं। ये सीलिंग मशीन है, ये भी बंदे नहीं ऑपरेट करनी है, फुट से ऑपरेट होती है ये चंद सेकंड लगे और ये वॉशिंग पाउडर रेडी हो गया भाई। वाह वाह वाह, जबरदस्त। 130 रुपए में ये तैयार हुआ है। ठीक है, अगर आप थोड़ी कॉस्टिंग ज्यादा कर ले तो चलो 150 रुपए में तैयार हो गया। अब आपने निकलना है, अपना ब्रांड बनाना है, कोई भी नाम रख लें, जैसे मंगल वाला वॉशिंग पाउडर के नाम से आप निकालें प्रोडक्ट, बनाते रहें और मार्केट में सप्लाई करते रहें। एक दिन आप भी जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियों की जगह पर होंगे। कौन रोक सकता है आपको? अगर आगाज करना है तो बस बिस्मिल्लाह कीजिए और शुरू हो जाए। सोचने में, टेंशन लेने में, परेशान होने में कि अब क्या होगा, मुल्क के हालात ऐसे हैं, मुल्क के हालात ख़राब हैं, मैं क्या करूँगा, मुझे तो नौकरी नहीं मिल रही, मुझे तो काम नहीं मिल रहा, ये नहीं सोचना भाई। काम शुरू कर देना है और फिर उसके बाद लाख रुपए महीना कमाते रहो, जिंदगी आराम से गुजारते रहो।